राइट। तो 1 घंटे की क्लास है। ठीक है। और इसके अंदर मैं आप लोगों को बताया था हमने क्या टारगेट रखा है, 1 घंटे के अंदर हम क्या करने की कोशिश करेंगे। आपका फिजिक्स का जो सिलेबस है वो इन 6 सेक्शंस में डिवाइडेड है। वन ऑफ द आई हैव कवर्ड दिस इन वन ऑफ द वीडियोस, आई हैव कवर्ड दिस इन वन ऑफ द वीडियोस, इसको भी छोड़ दो। So this is one of the very major sections of your syllabus, like one of the biggest sections of the syllabus. तो इसके मैंने अलग से सेपरेट रिवीजन नोट तो नहीं बनाए हुए, लेकिन इनके जो चैप्टर्स के अलग अलग नोट्स हैं, इस सेक्शन के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का सेक्शन है उसके अंदर क्या क्या आता है। सिंपल मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आता है, जिसके ये नोट्स हैं। ये हम रिवाइज करेंगे क्विकली। उसके बाद हम देखते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज का चैप्टर है, जिसके अंदर सबसे पहले है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के ये नोट्स हैं। ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, इसके जो नोट्स हैं वो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक के चैप्टर चैप्टर के अंदर मैंने डाले हैं। इसके ये नोट्स हैं। ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, जिसके अंदर सर्किट डायग्राम्स, सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स, एक्शन एंड यूज ऑफ कंपोनेंट्स, उसके लिए जो हमारे पास नोट्स हैं वो ये नोट्स हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स वाला टॉपिक। फिर आया था प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी की सेफ्टी के ऊपर डिस्कशन है। इसके ये नोट्स हैं। उसके बाद आ जाता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स, जिसको दो हिस्सों में मैंने डिवाइड किया हुआ है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर है, ये तीन जो हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले नोट्स के अंदर है। और जो बाकी के तीन पार्ट्स हैं ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ करंट, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, डीसी मोटर, ये हमारे पास ये वाले नोट्स के अंदर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। फिर आ जाता है यूजेस ऑफ एन ऑसिलोस्कोप, जो कि ये वाले नोट्स हैं। ठीक है बेटा। मैं अगर आगे से स्टार्ट करूंगा तो उसकी सेंस नहीं बनेगी, इसलिए मैं एक ऑर्डर में चलूंगा, बट मैं एक इस तरह के पेस पे चलूंगा कि हर टॉपिक को मैं 10 मिनट के अंदर कवर कर लूं, ताकि पूरे क्लास के अंदर जो है वो सारा सेक्शन कवर हो जाए। सो आई विल ट्राई माय बेस्ट। ठीक है। तो एक ऑर्डर से ही चलते हैं, वरना फिर चीज़ें आपस में सेंस नहीं बनेंगी। तो हम जरा बेसिक्स से ही स्टार्ट करेंगे ना। पहले शुरू वाले जो चैप्टर है वो बेसिक्स हैं। ठीक है, हर चैप्टर को बस 5 to 10 मिनट्स देंगे। सिंपल मैग्नेटिज्म क्या है, अब इट डजेंट मीन कि आई विल गो थ्रू एवरी सिंगल पेज ऑफ द नोट्स, आई विल जस्ट गो थ्रू द इम्पोर्टेंट स्टफ। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। चले मैं स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखें, आपके कोई भी परमानेंट मैग्नेट जो होता है, चाहे जिस मर्जी शेप में है, ये दो शेप्स बनी हुई बट इट कैन बी ऑफ एनी शेप, उसके अंदर दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपको मिलेगा। हमें ये पता है कि अगर आप दो मैग्नेट्स को एक दूसरे के करीब लेकर आए पोल्स को, तो जो लाइक पोल्स होते हैं ना, यानी कि साउथ और साउथ पोल या नॉर्थ और नॉर्थ पोल, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर अनलाइक पोल, यानी कि नॉर्थ पोल को साउथ पोल या साउथ पोल को नॉर्थ पोल के पास लाएंगे, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं वो ऐसे मटेरियल्स होते हैं विच आर अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स इन देयर अनमैग्नेटाइज्ड फॉर्म। यानी कि ये वो मटेरियल हैं जिनको आप अनमैग्नेटाइज्ड फॉर्म में रखेंगे, जैसे सिंपल आयरन की नेल है, तो वो एक मैग्नेट से अट्रैक्ट होगी। ठीक है। यानी कि एक स्टील का दरवाजा है, वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा, लेकिन वो अभी खुद इट सेल्फ एक मैग्नेटाइज नहीं हुआ। अब वही मटेरियल को आप मैग्नेटाइज करके एक उससे टेम्परेरी या परमानेंट मैग्नेट भी बना सकते हैं।
मैग्नेटिक मटेरियल की एग्जांपल है आयरन, निकल, कोबाल्ट, स्टील, नियोडीमियम, एल्निको। नियोडीमियम और एल्निको ये सारे जो है वो हैं, वो कह लें ये जैसे एल्यूमिनियम और आई थिंक निकल का वो है, ये ये भी कुछ जो है वो इसी तरह डिफरेंट मटेरियल्स के एलॉयज हैं, मतलब मिक्सचर्स हैं। इवन स्टील इटसेल्फ इज नॉट अ प्योर मेटल इटसेल्फ, इट्स एन एलॉय ऑफ आयरन, ठीक है। बट इसका इतना कोई फर्क नहीं। ये एक दो तीन चार चार मटेरियल भी आप याद कर लें तो बहुत बेहतर है। इनको हम फर्दर कैटेगरीज में भी डिवाइड करेंगे। अब पहले हमने समझना है कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म क्या होता है। इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म ये होता है बेटा कि आपके पास जो अनमैग्नेटाइज मैग्नेटिक मटेरियल है, यानी कि मैग्नेटिक मटेरियल आयरन हो गया, स्टील हो गया, अपनी अनमैग्नेटाइज फॉर्म में, जब आप उसको किसी, जैसे ये एक पेपर क्लिप है स्टील की बनी हुई, ये जैसे ये आयरन का नेल है, ये आयरन का बना हुआ है, इनको जब आप एक मैग्नेट के पोल के पास लेकर आते हैं तो ये टेम्पररीली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, यानी कि इसके ऊपर अपने मैग्नेटिक पोल्स इंड्यूस हो जाते हैं, यानी कि द थिंग इटसेल्फ स्टार्ट्स टू बिहेव लाइक अ मैग्नेट when it is brought in the magnetic field of another magnet। So ये मेरा नॉर्थ पोल है, इसके करीब में पेपर क्लिप लाया तो पेपर क्लिप का यहाँ पे साउथ पोल इंड्यूस हो जाएगा और यहाँ पे नॉर्थ पोल इंड्यूस हो जाएगा। एंड दैट इज ऑल्सो द रीजन व्हाई द पेपर क्लिप इज गेटिंग अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट एंड नॉट रिपेल्ड। इसी तरह अगर कोई और मटेरियल है जिसको मैं, जैसे नेल है, आयरन की नेल है, इसको मैं साउथ पोल के करीब लाऊंगा तो आयरन का जो पार्ट, नेल का जो पार्ट मैग्नेट के करीब आएगा, साउथ पोल के करीब, वहां पे नॉर्थ पोल इंड्यूस होगा, दूसरी साइड पे साउथ पोल इंड्यूस होगा। उसके साथ एक और नेल लाऊंगा तो अब क्योंकि ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो नेक्स्ट मटेरियल भी उसके साथ एक उसी तरह के मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अब ये जैसे जैसे आप नीचे जाते रहेंगे ये वीक होता जाएगा। सो द नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स दिस मैग्नेट कैन होल्ड और द नंबर ऑफ नेल्स दिस मैग्नेट कैन होल्ड डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दिस मैग्नेट, ठीक है। बट ऑपोजिट पोल्स इंड्यूस होते हैं इसीलिए हमेशा अट्रैक्शन होती है। हार्ड और सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होता है? हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं जो इजीली मैग्नेटाइज भी नहीं होते और इजीली डीमैग्नेटाइज भी नहीं होते। इनकी बेस्ट एग्जांपल स्टील है। दे आर वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स। आपको जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं ना लैब में जो हैं वो ज्यादा स्टील के बने हुए होते हैं और नियोडीमियम के भी बने हुए होते हैं। नियोडीमियम के बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। वो जो आप ASMR वीडियोस के अंदर देख रहे होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स बने हुए होते हैं, वो नियोडीमियम के होते हैं। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जो इजीली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, इजीली डीमैग्नेटाइज भी हो जाते हैं, और इनको टेम्पररी मैग्नेट्स बनाने में ज्यादा काम, यानी कि टेम्पररी मैग्नेट बनाना तो इसका मतलब एक तरह से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने में ज्यादा यूजफुल है, इसके लिए बेस्ट एग्जांपल आयरन है। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं सॉफ्ट और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का। एक मेरे पास एम्प्टी आयरन का सिलेंडर है, नीचे कुछ पेपर क्लिप्स रखी हुई, जाहिर सी बात है इनके बीच में तो कोई अट्रैक्शन नहीं। तो मैंने आयरन के सिलेंडर के अंदर एक मैग्नेट इंसर्ट किया, उसमें कुछ पेपर क्लिप्स जो है वो इस आयरन के सिलेंडर की तरफ अट्रैक्ट हो गई। अब जब मैंने इस मैग्नेट को यहाँ से रिमूव कर दिया तो सारी पेपर क्लिप्स वापस नीचे गिर गई। अच्छा, अब एक और एग्जांपल में मेरे पास दोबारा से वही सिलेंडर है, लेकिन अब वो सिलेंडर स्टील का बना हुआ है, आयरन का बना हुआ था। अब स्टील हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है, आयरन सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल था, तो उनको भी जब पेपर क्लिप्स के पास लेके गए तो देख रहे हैं हम कुछ पेपर क्लिप्स अटैच हो रही हैं। लेकिन नोटिस करो यहाँ पे ज्यादा पेपर क्लिप्स अटैच हुई और यहाँ पे कम पेपर क्लिप्स अटैच हुई। मैग्नेट तो दोनों बारी में सेम था, फर्क ये है कि आयरन इजीली मैग्नेटाइज होता है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट आयरन ने बनाया है, जिसकी वजह से ज्यादा पेपर क्लिप्स अटैच हुई, स्टील में कम अटैच है। अच्छा, जब आप हटा देते हैं आयरन को तो हुआ ये कि आयरन, क्योंकि आयरन के अंदर जो मैग्नेट आते हैं वो सिर्फ टेम्पररी मैग्नेटाइज हुआ था तो वो सारी पेपर क्लिप्स वापस नीचे गिर जाएंगे, लेकिन स्टील जो है वो अपना मैग्नेटिज्म थोड़ा बहुत रिटेन कर लेगा तो कुछ पेपर क्लिप्स उसके साथ अटैच रह गई, सारी की सारी नीचे नहीं गिरी। तो उस पर मैग्नेटिज्म उसने कुछ ना कुछ रिटेन कर लिया, सारा लूज नहीं किया, ठीक। अब यहाँ पे हम मटेरियल्स को दोबारा फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। आपके पास रॉड एक्स है, वाई है, जेड है। इनमें से एक जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई है, एक जो है वो एक्चुअल मैग्नेट है, और एक जो है वो अनमैग्नेटाइज मैग्नेटिक मटेरियल की है। एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की है, एक मैग्नेटिक मटेरियल है जो कि मैग्नेटाइज हुआ हुआ है, जाके मैग्नेट बना हुआ है, और एक जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल है जो कि अनमैग्नेटाइज है, यानी कि मैग्नेटिक मटेरियल तो है, आयरन है, स्टील है, लेकिन खुद मैग्नेट नहीं है। और आपको अलग से एक परमानेंट मैग्नेट भी दिया हुआ है जिसके पोल्स उस पर मार्क्ड है। अच्छा, तो अब एक्स में से क्या चीज, एक्स कौन सी है, वाई चीज कौन सी है, जेड कौन सी, इसको पता लगाने के लिए कैसे तरीका, क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे? सारी रॉड्स का एक एंड
एक एंड सेलेक्ट कर लें, चलो इसका भी एंड वन, इसका भी एंड वन और इसका भी एंड वन, इसको मैग्नेट के दोनों पोल्स के करीब लाना है एक एक करके। तो पहले इसके एंड वन के साउथ पोल के करीब लाएं, फिर इसके एंड वन को नॉर्थ पोल के करीब लाएं, देखें क्या होता है। फिर रॉड वाई के भी एंड वन को साउथ पोल के करीब लाएं, एंड टू को भी, एंड वन को फिर दोबारा नॉर्थ पोल के करीब लाएं। तो हर मटेरियल का एक एंड पिक कर लें, और इसका भी ये वाला एंड इसके करीब भी लाएं, फिर इसके करीब भी लाएं। तो आपने फिर हर बार ऑब्जर्व करना कि होता है कि अट्रैक्शन हो रही है, रिपल्जन हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। जिस केस में कुछ भी नहीं हो रहा वो वाला मटेरियल क्या होगा, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होगा। सपोज कर लो वो एक्स था, एक्स नॉन मैग्नेटिक मटेरियल था, यानी कि ना वो मैग्नेट था ना वो मैग्नेटिक मटेरियल के बराबर। फिर एक मटेरियल था जो हमेशा अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि इधर से भी अट्रैक्ट कर रहा है, इधर से भी अट्रैक्ट कर रहा है, उसका एंड वन, चाहे उसका कोई सा भी एंड मैग्नेट के किस साइड में भी लेकर वो सिर्फ अट्रैक्शन हो रही है, तो उसका मतलब वो मैग्नेट है। मैग्नेटिक मटेरियल तो है लेकिन खुद मैग्नेट नहीं बना हुआ। लेकिन एक सपोज कर लो वो जेड था, तो जेड जो है सपोज करो आयरन का बना हुआ है, लेकिन ये है कि हाँ खुद मैग्नेट नहीं है। अब जेड जो है, जेड उसका एक एंड में साउथ पोल के करीब लेकर आता हूँ तो वो समझ लो ऐसे रिपल्जन होती है, और इसी एंड को जब नॉर्थ पोल के करीब लेकर आता हूँ समझ लो कि अट्रैक्शन होती है। अगर ऐसा हो जाए कि एक तरफ से अट्रैक्शन और एक तरफ से रिपल्जन हो रही है तो फिर ये खुद मैग्नेट होगा। अगर रिपल्जन होगी तो इस बात की निशानी है कि ये खुद भी मैग्नेट था। मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होती है, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल या फिर कोई भी के फ्लोइंग करंट, करंट या फिर मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेट अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो परमानेंट मैग्नेट जो है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड दी होती है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको डिफाइन ऐसे किया जाता है, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड रीजन पे फिर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एक्सपीरियंसेस ऑफ फोर्स। अब इसमें नॉर्थ को स्पेसिफिकली क्यों लिखा जाता है और नॉर्थ की डायरेक्शन कैसे बतानी है, इसको भी हम बात करते हैं, ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट। ये जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न मैंने बनाया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड को हम लाइन से शो कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी लाइन से शो कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड को भी लाइन से शो कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न आपको खुद से ड्रॉ करना आना चाहिए। तो ये बार मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बाय हार्ट आपको याद होना चाहिए, ड्रॉ करना आना चाहिए। लाइनों की किस तरह शेप बनानी है, और ये बात याद रखनी है कि लाइन नॉर्थ से निकल के साउथ के अंदर जा रही है, सारी नॉर्थ से बाहर निकल रही है, साउथ के अंदर जा रही है। ये जो मैंने सर्कल बनाया जगह जगह, ये क्या बनाया, ये मैंने बनाया है एक कंपस। कंपस की जो अपनी नीडल होती है, कंपस की जो अपनी नीडल होती है वो इटसेल्फ, उसका जो हेड होता है वो एक टाइनी नॉर्थ पोल होता है, और उसका जो टेल होता है वो एक टाइनी साउथ पोल होता है, यानी कि कंपस इटसेल्फ इज अ टाइनी मैग्नेट। सो व्हेन कंपस इज sitting by itself, it's pointing to the north pole of the earth, यानी कि हमारा जो कंपस है वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो कर रहा होता है। हमारी जो कंपस की नीडल होती है वो भी क्या करती है कि वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन को फॉलो करती है। कंपास हमेशा नॉर्थ की तरफ या हमेशा साउथ की तरफ पॉइंट नहीं करता। ये वाला कंपास ना नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है ना साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा है। बट आप देखो कि ये जो लाइन जा रही है, इस यहाँ पे लाइन इस तरह थी तो कंपास उसको फॉलो कर रहा है। ये वाला कंपास ना तो नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है ना साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा है, लाइन जहाँ पे जिस तरह की बन रही है उसको कंपास फॉलो कर। ये वाला ना तो नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है ना साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा है, लाइन जिस तरह बन रही है उसको वो फॉलो कर रहा है। यहाँ पे लाइन थी इस तरह की इसलिए साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो आपसे इस तरह के सवाल आ सकते हैं कि यार एक कंपास है जो यहाँ रखा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क। इसके अंदर मैं कहूँ कि अगर कंपास की नीडल को बना के दिखाओ, यूं बनेगी या 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 यूं बनेगी, कैसे बनेगी, ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आप क्या बना के दिखाएंगे, राइट। कुछ यहाँ से लाइन यूं गुजर रही है तो इसके अंदर एरो कुछ ऐसा बनना चाहिए, तो इसका मतलब ऑप्शन सी सही हो, राइट। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, द एरोज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर रिप्रेजेंटिंग द फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन अ फ्री नॉर्थ पोल ओनली। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अंदर या किसी भी मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल यहाँ पे रखा हुआ होगा ना, उस पर एग्जैक्ट इसका टेंजेंट के डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। सो अगर यहाँ पे एक नॉर्थ पोल रखा हुआ है, यानी कि एक मैग्नेट रखा हुआ है यहाँ पे छोटा सा, उसका नॉर्थ पोल यहाँ पे, तो उसका टेंजेंट बना दो लाइन का, उस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, और साउथ पोल पे जो फोर्स लगेगी वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ पे गलती से सी बोल दिया, तो यहाँ पे डी बनेगा क्योंकि ये साउथ पोल है, तो नीडल कुछ इस तरफ पॉइंट कर रही होगी क्योंकि लाइन यहाँ से आ रही होगी। सॉरी बाय मिस्टेक। दो मैग्नेट्स, दो बार मैग्नेट्स के लाइक पोल्स अगर हों तो उनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इस तरह का होगा। दो मैग्नेट्स के अगर ऑपोजिट पोल्स रखे हुए हो
तो उनका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इस तरह का होगा। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बना हो, ये बना हुआ हो या ये बना हुआ हो या ये बना हो, इनके भी इनके जो लाइनों के अंदर गैप है ना, जितना कम गैप है इसका मतलब उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, और जितना ज्यादा गैप है ना लाइनों के बीच में, इसका मतलब उतनी वीक मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्लॉट करने के लिए आप या तो आयरन फाइलिंग्स यूज कर सकते हैं। सो हमने आयरन फाइलिंग्स को किसी भी एक मैग्नेट या दो मैग्नेट, कोई भी कॉम्बिनेशन है, करंट कैरिंग वायर है, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न अगर समझना है तो उसमें उसके अंदर एक उसके उस रीजन में आयरन फाइलिंग को स्प्रिंकल कर दोगे तो आयरन फाइलिंग आपको मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न दे देंगी, लेकिन डायरेक्शन नहीं बता। डायरेक्शन पता करनी है तो प्लॉटिंग कंपास यूज करना पड़ेगा, और प्लॉटिंग कंपास के लिए आपको एक एक लाइन इंडिविजुअली पेंसिल और प्लॉटिंग कंपास की मदद से बनानी पड़ती है। तो जैसे कि यहाँ पे एक लाइन जो है वो ऑलरेडी बनी हुई है, दूसरी लाइन अगर आपने बनानी है, अब इस लाइन को स्टार्ट एक इस लाइन के लिए इस बंदे ने मैग्नेट के यहाँ पे करीब रख के प्लम कंपास को स्टार्ट किया था। दूसरी लाइन अगर बनानी है तो आपने इस कंपास को यहाँ पे रख लिया या यहाँ पे रख लिया, यहाँ पे रख लिया, यहाँ पे रख लिया, पोल के किसी भी डायरेक्शन से यहाँ से स्टार्ट कर दिया। तो मैंने यहाँ पे रखा, तो हुआ क्या कि मेरा कंपास की निडल सपोज करो यूं पॉइंट कर रही है, तो उसके आगे भी एक और पीछे भी एक निशान लगा दूं। फिर कंपास को आगे स्लाइड करूंगा ऐसे कि उसकी टेल जो है वो पिछले वाले पॉइंट के साथ टच हो रही हो। तो अब सपोज करो मेरी नीडल यूं पॉइंट कर रही, तो फिर मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया। फिर मैं कंपास को एक ऐसी जगह पे पहुंचा दूंगा जहाँ पे पिछला वाला पॉइंट जो है वो उसकी टेल के साथ टच हो रहा हो। फिर यहाँ पे मैं जो है वो निशान लगा दूंगा। फिर ऐसे आगे करता रहूंगा, मेरे निशान लगते रहेंगे ऐसे 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 ऐसे। तो मेरी ये सारे पॉइंट्स ज्वाइन करके एक लाइन बन जाएगी, और इसमें मैं एरो भी वहीं बना दूंगा क्योंकि मेरे कंपास का एरो जो है वो यूं जा रहा था। ठीक है, और ये सब बार मैग्नेट के केस में मैंने इस तरह बताया, लेकिन किसी भी केस में एक करंट कैरिंग वायर, उसके अराउंड भी अगर मैग्नेटिक फील्ड है या दो मैग्नेट के बीच में कॉम्प्लेक्स ही मैग्नेटिक फील्ड है, तो प्लॉटिंग कंपास से आप उसका पैटर्न समझ सकते हैं डिफरेंट जगहों पे कंपास को रख के और उसके आगे नॉर्थ पोल पे निशान लगा लगा के। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, बाय द वे यू डोंट रियली हैव टू अंडरस्टैंड इट, बट ये समझ लो कि अर्थ का ये ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है, लेकिन मैग्नेटिकली एक्चुअली साउथ पोल है। और अर्थ का जो ज्योग्राफिक साउथ पोल है ना, वो टेक्निकली मैग्नेटिकली जो है ना वो एक नॉर्थ पोल है। यानी कि अर्थ इटसेल्फ बिहेव्स लाइक अ जाइंट बार मैग्नेट। डजंट मीन कि अर्थ के अंदर एक जाइंट मैग्नेट है, बट अर्थ हैज इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड व्हिच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम मेनी डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम आउटर स्पेस, इंक्लूडिंग रेडिएशंस एंड ऑल, और सोलर फ्लेयर्स वगैरह से भी प्रोटेक्ट करता है। बट ये जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसका पैटर्न देखो कि लाइनें कहाँ जा रही हैं, नीचे से ऊपर जा रही हैं। इसका मतलब है कि नीचे यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है अर्थ का, इसीलिए कंपस भी जो है वो अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ हमेशा इसलिए पॉइंट कर रहा था क्योंकि कंपस का क्या कहते हैं, जो नॉर्थ पोल है वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो कर रही है, जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वो मैग्नेट्स होते हैं, यानी कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, वायर है, उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो वो भी अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। यानी कि करंट कैरिंग वायर्स, करंट कैरिंग कंडक्टर्स आल्सो बिहेव लाइक मैग्नेट्स। तो इसको चेक करने का, प्रूव करने का बड़ा आसान तरीका है कि आपने वायर ली, उसके अंदर आपने बहुत बड़ा करंट पास करना है, उसके आसपास अपने एक कंपास नीडल को रखना है। कंपास नीडल पहले क्या कर रही होगी? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो कर रही होगी। आपने अपने रूम में कंपास रखा हुआ है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो कर, जैसे ही आप इसके अंदर स्विच को क्लोज करेंगे और इस वायर में करंट फ्लो करना शुरू करेगा, तो ये कंपास नीडल एकदम से रोटेट करके पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट करने लग जाएगी। मतलब कि ये जो करंट जा रहा है वो इस कंपास को अफेक्ट कर रहा है। इसका मतलब है करंट जो है वो अपनी कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अब एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है और कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, वो हम अगले चैप्टर में देखेंगे। परमानेंट मैग्नेट्स के ये सब यूजेस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के यूजेस ये सब लिखे हैं। ठीक है, और ये कोई लिमिटेड नहीं है, मतलब ये और यूजेस को थोड़ा थोड़ा यहाँ पर डिस्क्राइब भी किया हुआ है। ये नोट्स के अंदर से आप देख सकते हैं, बहुत बच्चों वाली चीज़ें। डीसी और डीसी मोटर ऐसी जनरेटर का तो अलग से पूरा टॉपिक है ऑब्वियसली। ठीक है, रिले को भी हमने प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में आई थिंक रिले को भी हमने जो है वो देखा हुआ है डिटेल में, बट दीज आर ऑल द यूजेस, राइट? सो यू कैन गो थ्रू ईच एंड एवरी सिंगल यूज। इसमें स्पेसिफिकली जो आप गौर से पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे जब व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द नोट्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा गौर से, इसके लिए तो पूरा सेपरेट सब टॉपिक है आपका अलग से, तो वो तो आप वहाँ पे पढ़ ही लेंगे। इसके अंदर भी आप इसको थोड़ा, इसको आप अलग से गौर से पढ़ लें तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
ये लाउड स्पीकर वाला। बट एज सच बाकी यूजेस इतने ज़्यादा आपसे डिस्क्राइब करने का नहीं बोलते। तो ये था हमारा टॉपिक पहला वाला। अब हम, अच्छा मुझे लग ऐसा रहा है कि मैं टाइम से कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। सो आई विल जस्ट पॉज फॉर अ मिनट एंड आस्क यू गाइस अ क्वेश्चन। ठीक है, 1 मिनट रुकना जरा। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को सिंपल मैग्नेटिज्म के साथ कवर करते हैं। दैट मेक्स मोर सेंस। इलेक्ट्रिसिटी का फिर अलग से अगला जो लेक्चर है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पे फोकस कर लेंगे। यानी कि अब जो हम टॉपिक, अभी हमने जो टॉपिक कवर किया वो कौन सा वाला कवर किया? ये वाला टॉपिक कवर किया। अब हम अभी फिलहाल इसको और इसको बाद में देखेंगे। फिलहाल हम फोकस कर रहे हैं 4.5 पे, जिसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। काफी मेजर पार्ट है, और फिर देख लेंगे 4.6 के लिए भी टाइम निकाल लेंगे। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट? वही बात रिपीट हो रही है, अभी जो हमने बात की वहीं से ही बात कंटिन्यू हो रही है। So when there is a current in a conductor, it produces a magnetic field around it. Any conductor that is carrying a current will be called an electromagnet. When you switch on the current, the magnetic field is there. When you switch it off, the magnetic field disappears, right? मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कैसी होगी? एक सीधा स्ट्रेट जो कंडक्टर होगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड आपको बनानी आनी चाहिए। जैसे बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड आपको बनानी आती है, इसी तरह एक स्ट्रेट वायर के अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड बनानी आनी चाहिए। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे राइट अराउंड द वायर, जिनका प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर है, प्लेन एट 90 डिग्रीज टू द वायर। और 3 सर्कल्स यहाँ पे बनाए हुए हैं, 4 भी बना सकते हैं, एग्जाम में आपसे वो कह भी सकते हैं आप इतने बनाए इतने बनाए। हर सर्कल के बीच में जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है अगले वाले तक। इसकी क्या रीजन है? ये आपने बढ़ा के बनाना है गैप। देखो इसका गैप कम है, इसका गैप उससे ज्यादा है, इसका उससे ज्यादा है। हर डायग्राम में आप ये बात नोटिस करेंगे, बिकॉज द फील्ड बिकम्स वीकर एज यू गो अवे फ्रॉम द वायर्स। नाउ हाउ डू यू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? कैसे पता कि मैंने एरोज को यूं बनाना था और यूं नहीं बनाना? फॉर दैट यू लुक एट द डायरेक्शन ऑफ द करंट। सो बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट यू पॉइंट योर थंब। तो अगर मुझे पता है कि इस वायर में मैग्नेटिक फील्ड करंट ऊपर जा रहा है, तो मैं थंब अपवर्ड्स पॉइंट करूंगा और मैं अपने हैंड को इस शेप में ले आऊंगा। इसको हम कहते हैं राइट हैंड ग्रिप रूल। तो वायर को आपने राइट हैंड से ग्रिप करना है। थंब या तो थंब उस डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे जिस डायरेक्शन में करंट कन्वेंशनल करंट जा रहा होता है। तो जब आप इस तरह पॉइंट करते हैं तो आपकी फिंगर्स जो है वो यूं अराउंड द वायर जा रही हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूं हो जाएंगी। अगर आपका करंट डाउनवर्ड जा रहा होता तो यही सारे एरोज उल्टे हो जाते हैं। अगर आप करंट को इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप करंट को रिवर्स करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। ये जो दो डायग्राम बने हुए हैं ये इन दो 3D डायग्राम्स का टू डी वर्जन है। और वो 2D वर्जन कैसे है कि अगर आप वायर का सिर्फ क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, ये वायर का क्रॉस सेक्शन है, और इसमें से करंट यानी कि करंट जो है वो आउट ऑफ द पेज यानी कि आपकी तरफ आ रहा है, करंट पेज से बाहर आ रहा है। तो आप एक डॉट बनाते हैं वायर के अंदर, दिस इज द वायर, the circle is the wire and the dot means that the current is coming out of the page. So point your thumb out of the page, आपके फिंगर्स इस तरह जा रही होंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के एरोज यूं बन रहे हैं। अगर आपका करंट वही वायर के अंदर इनटू द पेज जा रहा है, देन द सर्कल इज द वायर, द क्रॉस मींस द करंट इज गोइंग इनटू द पेज। तो ऐसे में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूं बन जाएंगी। आपके फिंगर राइट हैंड ग्रिप रूल आपको बता देगा। यहाँ पे वही चीज हमने की हुई है, लेकिन देखो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं बनाई, लेकिन वो आपसे पूछ सकते हैं ना कि इस वाले कंपास का एरो बनाए, इस वाले कंपास का एरो बनाए, इसका एरो बनाए, इसका एरो बनाए, इसका एरो बनाए। तो वही चीज आपने करनी, पहले लाइन को स्केच आउट करना है, फिर देखना है वहां से जो कंपास के अंदर से लाइन किस डायरेक्शन में गुजरेगी, उस तरह आपने एरोज बना देने हैं। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एक सोलेनॉइड या फ्लैट कॉइल कैसा प्रोड्यूस करता है। सोलेनॉइड और फ्लैट कोयल की सिमिलर सी शेप है, बस आप ये देख सकते हैं कि ये थोड़ा ज्यादा अंदर से सीधी हो जाती है लाइन से, बाहर से घूम के आती हैं। ये लाइंस थोड़ी सी सारी की सारी कर्व्ड है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। बट द मेन थिंग टू अंडरस्टैंड इज टू फर्स्ट रिमेंबर टू ड्रॉ द शेप। शेप ड्रॉ करनी आनी चाहिए फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड द कॉइल। लेकिन अब इसके अंदर भी आपने ये याद रखना है कि लाइंस ये किस तरह बनी, हु डिसाइडेड कि ये कॉइल का नॉर्थ पोल है, या यहाँ पे ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, हु डिसाइडेड दैट? दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। आप करते क्या है कि आप राइट हैंड ग्रिप रूल का एक और वर्जन यूज करते हैं, यानी कि योर हैंड इज यूज्ड इन द सेम मैनर
but this time around the thumb will tell you the direction of the north pole of the coil of the solenoid, and the fingers will follow the direction of the current. तो अगर तुम्हें करंट की डायरेक्शन पता है और लेट्स सपोज इस कॉइल में करंट एज शोन, तो उसको फिंगर्स यूं फॉलो कर रही है, तो इस बंदे का थंब यूं जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये वाला एंड नॉर्थ पोल होगा, वाला एंड साउथ पोल होगा। तो अब लाइंस यहाँ से बाहर निकलेंगी और यहाँ से अंदर जाएंगी, यानी कि यूं बनेंगी लाइंस, ठीक है। और यही हो रहा है यहाँ पे भी, आप देख सकते हैं करंट की डायरेक्शन जब आपको बताई, तो जब आप इसको ग्रिप करेंगे कॉइल को, द वे यू ग्रिप द कॉइल योर थंब एंड्स अप पॉइंटिंग इन ऑन दिस साइड। सो दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल, एंड लाइंस की शेप तो आपको बनानी आनी ही चाहिए, वो तो आपने याद ही करनी है, यू नीड टू लर्न हाउ टू ड्रॉ इट। और फिर जब नॉर्थ और साउथ पोल आपने डिसाइड कर ली बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, आप उस पर एरोज बनाते हैं लाइन पे, नॉर्थ से निकलते हैं साउथ में जाते हैं। इनसाइड द सोलेनॉइड, अंदर सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इनसाइड द सोलेनोइड। हाउ कैन यू मेक दिस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर प्रोड्यूस बाय सोलेनोइड? करंट जितना ज्यादा हो जाएगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी। नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पे कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स इसको बोलते हैं, 1 2 3 4 5, ये नंबर ऑफ टर्न्स आप जितने बढ़ाएंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी। एंड नंबर 3, अगर ये कॉइल अंदर से हॉलो है तो इसके अंदर इस तरह एक सॉफ्ट आयरन का कोर, हॉलो कॉइल के अंदर एक आयरन का कोर जो है वो इंसर्ट करते हैं, तो उससे भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी नियर द पोल्स। सो दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनोइड। यहाँ पे वन सेकेंड वही बात कि आपको एक कॉइल बना के दिया हुआ है, उसके करंट की डायरेक्शन मार्क की हुई है, उसके अराउंड डिफरेंट पोजीशन पे मैंने कंपास बनाया हुआ है, और हमने प्रैक्टिस की थी कि किस डायरेक्शन में हम कंपास की डायरेक्शन मार्क करेंगे, एरोस किस तरह उसके बनाएंगे। सो दैट इज अगेन बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। अब हम बात करते हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सो व्हाट डू यू हैव ओवर हियर? व्हाट डू यू हैव ओवर हियर इज अ पावर सप्लाई कनेक्टेड टू अ वायर। तो जब एक पावर सप्लाई एक वायर से कनेक्टेड है, तो पावर सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल से एक कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हम मार्क कर सकते हैं इनसाइड द वायर। सो द वायर, द स्ट्रेट कंडक्टर और वट एवर दिस मेटल रॉड इज कैरिंग अ करंट फ्रॉम ए टू बी, करंट ए से बी जा रहा है, ये कन्वेंशनल करंट की मार्क है। अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर को उठा के मैंने रख दिया दो मैग्नेट के पोल्स के बीच में। दो मैग्नेट के पोल्स के बीच में क्या होती है, ग्रीन कलर की लाइंस क्या शो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड मौजूद थी और करंट पहले से मौजूद था। तो जब एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से कोई करंट कैरिंग कंडक्टर अपना करंट लेके जाता है, तो इसकी वजह से और इसकी वजह से इस कंडक्टर के ऊपर लगती है फोर्स। यानी कि ये तो दो मैग्नेट के पोल्स है ना, ये मिल के इस कंडक्टर पे डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट पे डाउनवर्ड फोर्स लग रही है। अब ये फोर्स डाउनवर्ड कैसे आएगी, ये भी हम डिसाइड करते हैं। तो ये फोर्स पहले आपने ये रियलाइज करना है। सो व्हेनेवर यू हैव अ करंट पासिंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड, द कंडक्टर दैट इज कैरिंग द करंट विल एक्सपीरियंस द फोर्स। The important thing to remember is that the direction of the three things, the current, the magnetic field, and the force, will be mutually perpendicular. All three of them will have a 90-degree angle between them. Force 90 degree to magnetic field 90 degree to current or force also 90 degrees to each other. So they're all mutually perpendicular. If you know the direction of two things, you can find out the direction of the third. So force और magnetic field पता है, current निकाल सकते हैं, current और magnetic field पता है, force निकाल सकते हैं, force और current पता है, magnetic field निकाल सकते हैं। और आपने अपना लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है इस तरह से, अपने हाथ को यूं रखना है, अपने हाथ को इस शेप में लेकर आना है, फिर अपनी तीनों फिंगर्स में से, यानी कि थंब, इंडेक्स और मिडिल फिंगर में से दो फिंगर्स को उन चीजों के साथ अलाइन करना है जो कि आपको क्वेश्चन के अंदर, डायग्राम के अंदर गिवन है। उसके मुताबिक जब आप दो चीजों का, जैसे मुझे अगर यहाँ पे फोर्स का नहीं पता था, तो अब मेरा जो हाथ है वो, उसका जो मिडिल फिंगर है वो ए से बी जाना चाहिए, और उसका जो इंडेक्स फिंगर है वो नॉर्थ से साउथ जाना चाहिए। तब मैं अपने इंडेक्स और मिडिल फिंगर को मैनेज कर लूंगा, तो ऑटोमेटिकली मेरा थंब जो है वो डाउनवर्ड्स पॉइंट करेगा, जिससे मुझे फोर्स की डायरेक्शन मिल जाएगी। तो दो चीजों के हिसाब से अपने अपनी आपने दो फिंगर्स को अलाइन करना है, तीसरी फिंगर आपकी ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन को बता देगी जहां पे वो तीसरी क्वांटिटी पॉइंट कर रही हो। इसके हमने बहुत सारे एग्जांपल्स किए थे,
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, 10 एग्जाम्पल्स किए थे. सो ऑब्वियसली व्हेन यू गो थ्रू योर लेक्चर्स यू विल बी एबल टू रिवाइज हाउ वी डिड ऑल ऑफ दोज एग्जाम्पल्स. ठीक है. तो हमने बहुत सारे केसेस किए थे इसके. बट इसके अंदर इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड और करंट को एक दूसरे से बिल्कुल परपेंडिकुलर रखते हैं, तो जो फोर्स लगती है ना, वो मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स लगती है वायर पे, गिवन द वैल्यू ऑफ दिस करंट. सो करंट है 5 एम्पियर का और मैग्नेटिक फील्ड है सपोज करो 2 टेस्ला की. मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है ना, उसको टेस्ला में डिफाइन किया जाता है. 1 टेस्ला, 2 टेस्ला, 3 टेस्ला. तो करंट की जो गिवन वैल्यू है, जो भी आपके पास करंट की वैल्यू है, और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है. एंड द ओनली थिंग दैट यू आर चेंजिंग इज द एंगल बिटवीन द करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड. तो आपका एंगल अगर 90 है तो मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स लगेगी. एंगल आप 90 से जितना कम करना शुरू करेंगे, इस वायर को आहिस्ता आहिस्ता टिल्ट करना शुरू करें, तो फोर्स कम होना शुरू हो जाएगी. और एंगल आप बिल्कुल यहाँ पे जीरो कर दें तो फोर्स जीरो हो जाएगी. इस एंगल का मतलब एक तरह से जीरो ही है, ऑल्दो ये 180 डिग्री है, बट 180 डिग्री भी वही है. अब इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला है जो कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है जिसमें, लेकिन जो इसमें जो चीज स्टैंड आउट करी है वो है साइन थीटा. साइन के अंदर एंगल की वैल्यू डालते हैं तो आपको एक रेशियो मिलता है, राइट. डेसिमल में नंबर मिलता है. जब यहाँ पे आप 90 डालते हैं तो आपको आंसर मिलता है 1. 1 मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होती है. लेकिन जब आप इसके अंदर 45 डालते हैं आपको आंसर 0 पॉइंट समथिंग मिलता है. आप इसके अंदर आंसर जब जीरो जीरो का एंगल डालते हैं तो आपको जीरो मिलता है. जैसे आप 180 डिग्री डालते हैं तब भी आपको जीरो ही मिलता है. मतलब उसके मुताबिक ये पैटर्न फॉलो कर रहे होते हैं. बट आपको ये कोई फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे ही बता रहा हूँ. अच्छा, अब इस वायर पे जो फोर्स लग रही है वो और किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. एंगल तो हमने डिस्कस कर लिया, बट लेट सपोज वायर परपेंडिकुलर है. तो परपेंडिकुलर होने के अलावा, परपेंडिकुलर है तो अब मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स जो लग सकती है वो फर्दर किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी. जितना ज्यादा वायर में करंट होगा उतना ज्यादा फोर्स लग सकती है. जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी ज्यादा फोर्स लग सकती है. और वायर की जो लेंथ है ना इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पे खत्म हो रही है, तो वायर की इतनी लेंथ काउंट करेगी. या यहाँ पे अगर हम देख लें इस एग्जांपल के अंदर, अब ये ए से लेकर बी तक की पूरी लेंथ थोड़ी लगनी मैंने वायर की. जहां से मेरी मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हो रही है और जहाँ पे एंड हो रही है, ये वाली लेंथ मैटर करती है. So the length of the wire inside the magnetic field also matters how big the force on the wire will be. अब हम बात कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से अगर चार्ज्ड पार्टिकल्स, यानी कि फ्री फ्लोइंग इंडिविजुअल चार्ज पार्टिकल्स फ्लो करें तो उनका पाथ मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह का होता है. पहले देख लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को. पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की सबसे कॉमन एग्जांपल जो कि अब रेडियो एक्टिविटी के चैप्टर से रिलेटेड है, नाउ यू हैव स्टडीड इट, यू नो, अल्फा पार्टिकल्स जैसे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं. सपोज करें, तो सपोज करें अल्फा पार्टिकल्स आए सीधे सीधे जा रहे थे, उनको आपने एक्सेलरेट किया हुआ था, वो मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में एंटर हुए. सपोज करो वो मैग्नेटिक फील्ड जो है मैंने क्रॉसेस बनाए हुए, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द प्लेन ऑफ द पेज जा रही है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनटू द पेज जा रही है. अल्फा पार्टिकल जो कि एक पॉजिटिव पार्टिकल है वो यहाँ से एंटर हुआ. अब ये बात याद रखो कि कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल जब वो मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल करेगा और परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल करेगा, मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल नहीं हो सकता, परपेंडिकुलर होना चाहिए. तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जैसे इनटू द पेज है, आउट ऑफ द पेज है, पार्टिकल लेफ्ट टू राइट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और पार्टिकल का पाथ परपेंडिकुलर होना चाहिए टू बिगिन विद. तो ऐसे में पार्टिकल पे फोर्स लगेगी और पार्टिकल सीधा नहीं जाएगा अगर चार्ज पार्टिकल है. और जो पार्टिकल पे फोर्स लगेगी इस केस में अपवर्ड्स है. नेगेटिव पार्टिकल होता है इसी मैग्नेटिक फील्ड में तो जाता है डाउनवर्ड्स. लेकिन दोनों केस में जो पाथ फॉलो हो रहे हैं ना, ये जो पाथ है और ये जो पाथ है, ये सर्कुलर पाथ फॉलो होता है. अब डिसाइड करते हैं पाथ की डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगी. फॉर अ पॉजिटिव पार्टिकल, इफ यू नो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड lines and if you know in which direction the particle was moving as it entered the field, तो आपने पॉजिटिव पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसको करंट की तरह, यानी कि किस तरह ट्रीट करना है, कन्वेंशनल करंट की तरह ट्रीट करना है. तो इसका मतलब ये हुआ कि मिडिल फिंगर इस डायरेक्शन में जाएगी, बिकॉज लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू हम फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे. तो अगर मुझे फोर्स की डायरेक्शन नहीं पता और मुझसे पूछी जा रही है और मुझसे पूछा जा रहा है कि ये पार्टिकल जब एंटर होगा तो यहाँ से कहाँ जाएगा, पार्टिकल यहाँ पे एंटर हुआ अब कहाँ जाएगा, सीधा जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा. तो मुझे डिसाइड करने के लिए पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसको मिडिल फिंगर यानी कि करंट, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में जो कन्वेंशनल करंट है उस वो वाली डायरेक्शन असाइन करनी. जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो तो इंडेक्स फिंगर से डिसाइन होती हैं.
तो जब मैं ऐसे पॉइंट करता हूँ तो मेरा एरो जो थंब है वो ऊपर की तरफ पॉइंट करता है, तो मुझे पता लगा जब मेरा पार्टिकल यूं जा रहा होगा तो उस पर परपेंडिकुलर यूं फोर्स लगेगी। सो हमारे पास पार्टिकल जो वो ऊपर की तरफ जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये पार्ट पार्ट सर्कुलर पाथ सर्कुलर क्यों है। आई एम नॉट श्योर अली, अगर तुमने ट्राई किया, अगर वर्क कर रहा है तो तुम कर लो। ठीक है, आपकी मर्जी, अगर वो कर रहा है वर्क तो ठीक है, मैंने ट्राई नहीं किया कभी, आई नेवर थॉट ऑफ इट दैट वे, सो इफ इट वर्क्स इट्स फाइन। सो अब बात कर लेते हैं कि सर्कुलर पाथ क्यों फॉलो हो रहा है। बेटा जब भी किसी चीज की वेलोसिटी और उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो हमेशा परपेंडिकुलर हो जाए ना, तो वो चीज सर्कुलर पाथ को फॉलो करती है। तो यहाँ पे आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड पार्टिकल पे थ्रू आउट उसकी वेलोसिटी से परपेंडिकुलर रहेगी, यानी कि इसके और इसके बीच में एंगल 90 डिग्री का मेंटेन रहेगा, तो ये सर्कुलर पाथ है, ये आर्क ऑफ अ सर्कल बनाएगा पाथ। ठीक है। बाकी मैग्नेटिक फील्ड जितनी स्ट्रांग होगी उतनी स्ट्रांग फोर्स लगेगी, पार्टिकल पे जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी स्ट्रांग फोर्स लगेगी, और एक और चीज, पार्टिकल जितना फास्ट ट्रेवल कर रहा होता है, पार्टिकल की वेलोसिटी जितनी ज्यादा होती है उतनी बड़ी फोर्स लगती है। ठीक है। पार्टिकल अगर सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी हैं, तो फिर पार्टिकल पे फोर्स नहीं लगेगी, ये मैंने पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है। अगर पार्टिकल मूव नहीं कर रहा, पार्टिकल एट रेस्ट है, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में, तो भी उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। तो फॉर अ चार्ज पार्टिकल टू एक्सपीरियंस अ force in a magnetic field, it has to be moving perpendicular to the field, not parallel to it, at least बिल्कुल perpendicular ना भी मूव करो, पैरेलल नहीं हो सकता, और एट रेस्ट नहीं हो सकता, मूव करना जरूरी है, और पार्टिकल पे चार्ज होना जरूरी है। नेगेटिव पार्टिकल के अंदर आपने क्या करना है कि पार्टिकल, अब मैंने जो प्रोसीजर फॉलो किया है अपने लिए हमेशा से वो ये है। तो सपोज करो पार्टिकल, नेगेटिव पार्टिकल यहाँ से एंटर हुआ। अब इसने कैसा पाथ फॉलो करना है, मैग्नेटिक फील्ड वही इनटू द पेज है, पार्टिकल लेफ्ट से राइट ट्रेवल कर रहा है, नीचे से ऊपर भी आ सकता है, राइट से भी आ सकता है, ऊपर से भी आ सकता है, किसी भी डायरेक्शन से एंटर हो सकता है, बट जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है अगेन उसको कन्वेंशनल करंट जो है वो आप ट्रीट कर लो। नेगेटिव पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स हैं या बीटा पार्टिकल्स हैं वट, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंडेक्स फिंगर से, और पार्टिकल की जो वेलोसिटी वो मिडिल फिंगर से। अब मेरा थंब पॉइंट करता है अपवर्ड्स, बट सिंस दिस इज अ नेगेटिव पार्टिकल तो अपने आंसर को रिवर्स कर देना है, तो हम डिसाइड ये करेंगे इस पार्टिकल पर डाउनवर्ड फोर्स लगेगी तो इसका पाथ यूं होगा, तो इसका सर्कुलर पाथ यूं बन रहा है, एंड वंस अगेन वही बात, सर्कुलर पाथ ही होगा बिकॉज फोर्स विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। ठीक है। अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं 2 मिनट के लिए कि जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रेवल करते हैं तो क्या होता है। अगर आप नोटिस करें कि ये वाले पार्टिकल्स भी परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो बनी हुई है उसका पॉजिटिव प्लेट यहाँ पे, नेगेटिव प्लेट यहाँ पे, तो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर गोइंग दिस वे एंड द पार्टिकल इज एंटरिंग फ्रॉम दिस साइड। ऐसा नहीं है कि पार्टिकल भी यूं ही जा रहा है, अगर पार्टिकल यूं जा रहा होता तो पार्टिकल इसी डायरेक्शन में जाता रहता और एक्सेलरेट हो जाता, और अगर उल्टा आ रहा होता तो डीसेलरेट होता रहता, स्लो डाउन होता रहता। तो पार्टिकल, अब लेट सपोज अल्फा पार्टिकल है, पॉजिटिव पार्टिकल है, यहाँ से एंटर हुआ, अब उसमें शुरू में तो फोर्स यूं लग रही है परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, तो पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा। पॉजिटिव पार्टिकल पे फोर्स अपवर्ड्स क्यों लग रही है, बिकॉज पॉजिटिव पार्टिकल्स एक्सपीरियंस दिस फोर्स इन द सेम डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, रिमेंबर नाउ वी हैव एन इलेक्ट्रिक फील्ड। और यू कैन सिंपली से पॉजिटिव पार्टिकल नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और पॉजिटिव से रिपेल होगा। लेकिन अब ये पार्टिकल का पाथ, कर्व पाथ जो है ये सर्कुलर पाथ नहीं है, ये पैराबोलिक पाथ है, और वो उसकी वजह ये है कि जो फोर्स है ना ये हमेशा बस अपवर्ड्स ही होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, ये वेलोसिटी के साथ उसके परपेंडिकुलर नहीं रहेगी, फोर्स चेंज नहीं होगी, फोर्स ऊपर की तरफ ही रहेगी। नेगेटिव पार्टिकल जो है वो भी सेम वही चीज करेगा, बट द ऑपोजिट गोज इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज ऑब्वियसली नेगेटिव पार्टिकल पे जो फोर्स लगती है वो ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगती है, यानी कि नेगेटिव पार्टिकल है तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव से रिपेल होगा, but the direction is not the path is not a circular path, so that is the difference. Acha, for a charged particle to experience a force in an electric field, it just has to be a charged particle, that's it. चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में एट रेस्ट भी होगा तब भी उस पर लग जाएगी फोर्स, तो फील्ड उसको खुद ही मूव करवाने लग जाएगी। चार्ज पार्टिकल पैरेलल टू द फील्ड मूव कर रहा हो या परपेंडिकुलर टू द फील्ड मूव कर रहा हो, उस पर तब भी फोर्स लगेगी। चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है या नहीं कर रहा, उस पर फोर्स लगनी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा फोर्स लगानी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की कंडीशन है कुछ जो हमने डिस्कस कर ली। अब जो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर था, चार्ज पार्टिकल से पहले जो हमने बात की कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स लगती है उसकी बेसिस पे हम डीसी मोटर्स को पढ़ेंगे, वही कॉन्सेप्ट डीसी मोटर्स के ऊपर। मैंने, अब आप एक स्ट्रेट कॉइल बना लें, रेक्टेंगुलर कॉइल, तो कॉइल से आप जो है वो मोटर बना सकते हैं। ठीक है, तो हम इस बात को समझ लेते हैं।
तो मेरे पास है क्या, डीसी मोटर का डिजाइन है। डीसी मोटर के अंदर आप कुछ नोटिस करेंगे, आपके पास मैग्नेट्स के पेयर से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है जो कि नॉर्थ टू साउथ यूं जाएगी। ये मैग्नेट्स दूसरी तरह से भी लग सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको नजर आ रहा है कि बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड यू हैव अ स्टिफ कॉइल मेड आउट ऑफ कॉपर और वट, ठीक है। तो स्टिफ वायर का कॉइल है, कॉइल के एंड्स को मैंने नाम दिया हुआ पी क्यू आर एस ए बी सी डी, जो मर्जी नाम दो आप। और कॉइल के अंदर करंट फ्लो कर रहा है पावर सप्लाई की वजह से, पी से क्यू से आर से एस, क्योंकि पावर सप्लाई से यहाँ से करंट फ्लो करता है, यहाँ से इस कार्बन ब्रश के अंदर से करंट होते हुए जाता है, इस स्प्लिट रिंग कॉम्यूटेटर के अंदर से करंट यहाँ से होते हुए जाता है, पी से क्यू से आर से एस। स्प्लिट रिंग कॉम्यूटेटर दो हाफ में डिवाइडेड होती है, इसके सेकंड हाफ से करंट यहाँ से बाहर निकलता है, पॉइंट बी से होते हुए यूं जाता है। तो करंट की डायरेक्शन पी क्यू आर है सब। ऐसे में ये जो कॉइल है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। रोटेशन होगी क्यों इन द फर्स्ट प्लेस, पहले तो ये डिसाइड करें। ये एक स्ट्रेट वायर है और ये एक स्ट्रेट वायर है, ये वाली भी स्ट्रेट वायर है। अब ये तीनों स्ट्रेट वायर्स हैं, लेकिन फोर्स इस पे लगेगी और इस पे लगेगी और इस पे नहीं लगेगी फोर्स। पहली बात, इस पे फोर्स क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि ये जो वायर है ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस में ही इसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से पैरेलल है ये वाली वायर, तो इस वाली वायर पे तो फोर्स लगेगी ही नहीं। अब पी से क्यू करंट जा रहा है तो लेफ्ट हैंड रूल से आप फोर्स लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं। आपको पता चल रहा है कि पी से क्यू से जब आप फोर्स का पता लगाते हैं तो यहाँ पे पी से क्यू पे जो हमारा जो करंट जा रहा है उस पर डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, और यहाँ पे करंट क्योंकि आउट आ रहा था इस तरफ तो इस पे लग रही है अपवर्ड फोर्स। अब आप देख सकते हैं कि कॉइल का हमने एक एक्सल बनाया हुआ है, यानी कि यहाँ इसके अराउंड लूजली कॉइल हमारा फिट हुआ है। तो द कॉइल विल बी एबल टू रोटेट एंटी क्लॉकवाइज लाइक दिस, सो दिस कॉजेज द रोटेशन। यहाँ पे और यहाँ पे जो फोर्सेस लग रही हैं टुगेदर दे प्रोड्यूस अ टॉर्क ऑफ अ कपल ऑन द वायर, और यू कैन जस्ट से द टू forces combined to produce an anti-clockwise movement on the wire, a turning effect which causes it to rotate anti-clockwise. Now, because of the split ring commutator, if the split ring commutator was not there, when the coil reaches the vertical position, it will get stuck there, because फिर उस पे जैसे ही वो vertical position से पास जाने की कोशिश करेगा तो करंट की डायरेक्शन तो वही रहेगी, लेकिन क्योंकि अब वो अपनी साइड चेंज कर लेंगे, नॉर्थ पोल वाली साइड साउथ पोल पे आ जाएगी, साउथ पोल वाली साइड नॉर्थ पोल पे आ जाएगी, तो वो जो फोर्स है वो उल्टी होना शुरू हो जाएगी, और फिर हमारे पास जो कॉयल है वो बीच में स्टक हो जाएगा, वो लेफ्ट राइट के बीच में कंफ्यूज हो जाएगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के बीच में। सो द कॉयल वोंट बी डूइंग एनीथिंग इन पर्टिकुलर। वी वांट द कॉयल टू कंटिन्यूसली रोटेट, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज ही जाए, अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो क्लॉकवाइज ही जाए। उसके लिए काम आता है ये स्प्लिटरिंग कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश साथ मिलकर काम करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्प्लिटरिंग कम्यूटेटर था वन, जो पॉजिटिव कार्बन ब्रश से कनेक्टेड था, ये कार्बन ब्रश हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ये वाला कार्बन ब्रश नेगेटिव ही रहेगा क्योंकि ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। लेकिन जब कॉइल रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज तो उसके साथ साथ ये स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर, ये जो दो हाफ हैं रिंग के, ये भी रोटेट करते हैं। तो हाफ वन रोटेट करके नेगेटिव साइड पे आ जाएगा, हाफ टू रोटेट करके पॉजिटिव साइड पे आ जाएगा, देख लो। अब जो करंट है यहाँ पे सर्किट के अंदर, एक्सटर्नल सर्किट में तो करंट यूं ही जा रहा है, लेकिन अब क्योंकि पी क्यू आर एस साइड्स ने उन्होंने अपनी जगहें चेंज कर ली, तो अब जो करंट है जो कि पहले कॉइल में पी क्यू आर एस फ्लो कर रहा था, अब वो करंट उसका ऑपोजिट फ्लो कर रहा है, एस आर क्यू पी फ्लो कर रहा है। अब लेफ्ट साइड पे जो फोर्स लग रही थी वो ऐसे ही लग रही है, तो एस आर पे पहले फोर्स लग रही थी डाउनवर्ड्स, लेकिन अब एस आर जब नॉर्थ पोल के करीब आता है उस पर फोर्स लगती है डाउनवर्ड्स। और पी क्यू पे पहले फोर्स लग रही थी डाउनवर्ड्स, लेकिन अब पी क्यू इस तरफ आता है तो पी क्यू पे लगती है फोर्स अपवर्ड्स। अब आप ओवरऑल कॉइल को नोटिस करें तो उस पर फिर भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, सो इट कंटिन्यूज टू रोटेट इन द एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन। Alright, so this function of the split ring commutator that I just described is explained over here in these points. ये जो स्टेरिक में दो पॉइंट्स लिखे हैं वो अपने आंसर का पार्ट बना सकते हैं if they ask you for the function of the split ring commutator. The points that are highlighted are very important to understand कि vertical position में टर्निंग इफेक्ट जीरो हो जाता है कॉइल के ऊपर। उसके बाद वर्टिकल पोजीशन ही एग्जैक्ट वो मोमेंट होता है जिसमें करंट रिवर्स होता है। स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर करंट को कॉइल के अंदर रिवर्स कर देती है। स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर क्या करती है, करंट को रिवर्स कर देती है, किस चीज के अंदर, कॉइल के अंदर, नॉट इन द एक्सटर्नल सर्किट। बैटरी से करंट तो वहीं जा रहा होता है, लेकिन कॉइल के अंदर करंट रिवर्स हो जाता है, एंड इट हैपेंस इन दैट मोमेंट व्हेन द कॉइल इज पासिंग द वर्टिकल पोजीशन। सो this happens twice every rotation, or you could say after one every 180 degrees. This keeps the coil rotating in the same direction as it was before. Without the split ring commutator, the coil cannot rotate continuously as just discussed.
अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपके पास दो पैरेलल कंडक्टर्स हो, स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स, तो उनके बीच में जो फोर्स होती है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब पहली बात तो ये है कि ये वाली वायर जिसमें करंट जा रहा है और ये वाली वायर जिसमें करंट जा रहा है, ये एक दूसरे पे फोर्स क्यों लगाएंगे? मैग्नेटिक फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पे, क्यों लगाएंगे भाई? एक वायर है, आपको पता है कि वायर जो है अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, तो ये वाली वायर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। अब इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है इट गोज अराउंड द वायर, राइट? अब inside that magnetic field is another current that is passing through, and whenever you have a current passing through a magnetic field, which magnetic field was produced by the other wire by the way, तो जाहिर सी बात है ये वाली वायर जो है इसमें फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। इसी तरह ये वाली वायर एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, इस मैग्नेटिक फील्ड से ये वाला करंट पास कर रहा है, तो ये जो करंट है इसके ऊपर भी फोर्स लगेगी ड्यू टू दिस अदर वायर। सो द बोथ वायर्स exert forces on each other, just like two magnets exert a force on each other, just like a magnetic field exerts a force on a current carrying wire, just like two coils can exert a force on each other, similarly two current carrying wires can also exert a force on each other. So the thing to remember is कि अगर दोनों wires का current let's suppose into the page है, तो आप उनकी इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड को पहले इस तरह बनाएं, ये की दोनों वायर्स सेम डायरेक्शन में करंट लेके जा रही हैं, दोनों वायर्स इनटू द पेज करंट लेके जा रही हैं, दोनों की इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, जो कि हम पहले मैग्नेटिक फील्ड को बनाना देख चुके हैं। राइट हैंड ग्रिप रूल से मैंने इनका क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड बना ली। इनकी जो कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह की बनेगी, ये आपको याद होना चाहिए। ये भी क्लॉकवाइज थी, ये भी क्लॉकवाइज थी, सो द एंटायर पैटर्न, द न्यू पैटर्न इटसेल्फ इज आल्सो क्लॉकवाइज। इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर ओवर हियर इज, जो कि अभी एक्सप्लेन हम नहीं करेंगे इसकी रीजन, से ये बात आपने याद रख लेनी है फिलहाल रिवीजन के तौर पे। वैसे तो आप जो इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो देखेंगे जाके, बट द इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर ओवर हियर इज that the two wires will attract each other, will equal an opposite force when they are carrying the current in the same direction. So two wires carrying the current in the same direction will attract each other. Another question to understand over here is कि अगर इसमें करंट है I और इसमें करंट है I और ये फोर्स लगा रहा है F, तो ये भी फोर्स लगा रहा है F, फोर्सेज हैं इक्वल एंड ऑपोजिट। बट व्हाट इफ इसमें करंट होता है 2I, यानी कि इसमें करंट डबल होता है इस वाली वायर में, तो क्या ये वाली फोर्स डबल हो जाती या ये वाली फोर्स डबल हो जाती? ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप इसके अंदर करंट को डबल करेंगे तो इस पे भी फोर्स डबल होगी, इस पे भी फोर्स डबल होगी, यानी कि फोर्स की जो वैल्यू है दोनों वायर्स पे जो एक दूसरे पे लगा रहे हैं वो इक्वल एंड ऑपोजिट रहेगी हमेशा, चाहे दोनों में करंट बराबर हो या ना हो। करंट की वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं, बट द फोर्सेस दैट द वायर विल एक्सर्ट ऑन ईच अदर विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट। दिस फॉलोज फ्रॉम विच लॉ? न्यूटन्स थर्ड लॉ। अगर दो वायर्स हैं जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, ये इनटू द पेज है या आउट ऑफ द पेज है, आप देख सकते हैं इनकी इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट बनी हुई है, इसकी क्लॉकवाइज बनी हुई है, इसकी एंटी क्लॉकवाइज बनी हुई है, इसकी कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड यूं बनती है। कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड आपको बनानी आनी चाहिए। अगर ये वाला जो है वो आउट ऑफ द पेज होता और ये इनटू द पेज होता तो फिर ये सारे एरोस बस उल्टे हो जाते हैं। और ये बात याद होनी चाहिए कि when the wires are carrying the current in opposite direction, they will repel each other with equal and opposite force, no matter their currents are the same size or not the same size। ठीक है, ये बात मैंने यहाँ लिख भी दिया। लाउड स्पीकर कैसे काम करता है, मैंने कहा था कि आप इसको गौर से पढ़ लेना। रीड स्विच कैसे काम करता है और रिले कैसे काम करता है, ये तीन यूजेस आपने गौर से पढ़ने हैं। तो हम इसको यहाँ पे पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट है। लाउड स्पीकर कैसे काम करता है, हाउ डज अ लाउड स्पीकर वर्क? सो अ लाउड स्पीकर वर्क्स इन दिस वे। यहाँ पे हमारे पास आई थिंक ये मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर है, ठीक है, एक मूविंग मैग्नेट भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैग्नेट जो है ना वो काइंड ऑफ फिक्स्ड है, coil is free to move and the coil is wrapped around in this magnet that has kind of these three poles, north का combo बना हुआ है, and the coil is like wrapped within the magnet। ठीक है, when there is a current in the in the coil will experience a force due to this magnetic field that is produced by the magnet। तो कॉइल में से जब करंट पास करता है तो कॉइल में फोर्स लगती है। जब कॉइल में करंट आप पास करेंगे ऑल्टरनेटिंग, तो कॉइल पे लगेगी ऑल्टरनेटिंग फोर्स, यानी कि लेफ्ट राइट जैसे जैसे करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। करंट बहुत सिंपल ऑल्टरनेटिंग करंट भी हो सकता है और बहुत कॉम्प्लेक्स सा सिग्नल भी हो सकता है। जैसा भी सिग्नल होगा करंट का उसके मुताबिक ही उसके ऊपर जो कॉइल पे फोर्स है वो वेरी करती रहेगी, साइज में भी और डायरेक्शन में भी। तो कॉइल के ऊपर इस करंट के फेज के मुताबिक, या कह लो कि करंट की फ्रीक्वेंसी करंट के सिग्नल के साथ सिंक में फोर्स लगती रहेगी। जैसे जैसे करंट होगा वैसे वैसे कॉइल पे फोर्स लगेगी। तो
इसका मतलब ये हुआ कि जैसा पीछे से म्यूजिक का या जैसा भी माइक से सिग्नल आ रहा है करंट का, उसके मुताबिक ही कॉइल पे फोर्स लगेगी। सो ऑल्टरनेटिंग करंट क्योंकि ऑल्टरनेटिंग होता है तो फोर्स भी कॉइल पे ऑल्टरनेटिंग लगेगी, यानी कि कॉइल आगे पीछे करेगा वाइब्रेट। कॉइल करेगा वाइब्रेट, वो कनेक्टेड है कौन से पेपर, कौन करेगी वाइब्रेट, तो फिर वो पार्टिकल्स को वाइब्रेट करवाएगी, यानी कि साउंड वेव्स प्रोड्यूस करेगी। रिले स्विच और रीड स्विच, ये दोनों ही एक तरह से रिले ही हैं। ये कैसे काम करते हैं, रिले का ये डिटेल डायग्राम है, रिले का ये है सर्किट डायग्राम, ये भी सर्किट डायग्राम है। रिलेज जो है वो बेसिकली उनका पर्पस क्या होता है, टू स्विच ऑन और ऑफ अ लार्ज करंट विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल करंट। इसका रीजन है सेफ्टी, स्मॉल करंट की मदद से बड़े करंट को ऑन ऑफ कर सके। तो आपके गली में लेट सपोज लगी हुई स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट बहुत ब्राइट है, 400 वॉट की जो है वो बहुत ब्राइट स्ट्रीट लाइट है, पूरी स्ट्रीट को इल्यूमिनेट कर देती है। इसको 240 वोल्ट की पावर सप्लाई चाहिए, जब इसमें से आप स्विच ऑन करेंगे तो बहुत बड़ा करंट यहाँ से फ्लो करेगा। आप इस स्विच एस एक्स को डायरेक्ट ऑपरेट नहीं करना चाहते, तो आपके पास एक सेल है और एक स्मॉल स्विच एस है जिसको आप क्लोज करेंगे, यहाँ से स्मॉल सा करंट फ्लो करेगा छोटा सा, और वो इस कॉइल, ये कॉइल का इलेक्ट्रिक सिंबल बना हुआ है यूं करके, इसके अंदर से जब करंट पास करेगा तो ये कॉइल हो जाएगा मैग्नेटाइज। जब कॉइल मैग्नेटाइज होता है तो दैट इज समहाउ लाइक थ्रू दिस प्रोसेस दैट इज एक्सप्लेन्ड इन दिस डिटेल डायग्राम, बट एसेंशियली हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करके कह सकते हैं द कॉइल मैग्नेटाइजेस व्हिच कॉजेज द स्विच एक्स टू क्लोज। अब उसकी जो एग्जैक्ट डिटेल है कि स्विच एस को क्लोज करने से ये कॉइल मैग्नेटाइज हुआ, ये यूं घूमता है या यूं घूमता है, ये कॉन्टेक्ट्स आपस में क्लोज होते हैं, वो सारी कहानी तो आप इधर से डिटेल में समझ सकते हैं। But the important thing is that switch X closes without you touching the switch X. And these are two separate circuits which have a gap in between. ये करंट यहाँ पे नहीं जा रहा, ये करंट तो सिर्फ कॉइल में से फ्लो कर रहा है। ये स्विच क्लोज होता है, अब इस पावर सप्लाई से इसके अंदर लार्ज करंट फ्लो करेगा, स्विच ऑफ ऑन हो जाएगा। रिले का यहाँ पे एक और भी पर्पज आपको नजर आ रहा है कि एक सर्किट जो कि पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट है, जिसके अंदर आप एलडीआर या थर्मिस्टर वगैरह यूज कर सकते हैं। तो टेम्प यहाँ पे हमने थर्मिस्टर यूज किया हुआ है, यानी कि टेम्परेचर सेंसिटिव एक सर्किट है। इसके अंदर से एकदम से स्विच ए, ये जो स्विच ए बी के बीच में लगा हुआ है, इसको एकदम से स्विच को ऑन या ऑफ करने के लिए और इस अलार्म को टर्न ऑन करने के लिए, टर्न ऑफ करने के लिए भी ये रिले यहाँ पे यूज हो रहा है, जिसकी मैंने डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। अब ये किसी भी सिनेरियो में आ सकता है रिले, सिनेरियो कोई भी हो सकता है, डायग्राम थोड़ा मॉडिफाई होकर आ सकता है, बट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि ऑटोमेटिकली वाला स्विच ऑन या ऑफ होना चाहिए जब कॉइल के अंदर से लार्ज इनफ करंट फ्लो करे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक टेम्परेचर सेंसिटिव स्विच को ऑपरेट कर रहे हैं। अगर यहाँ एलडीआर लगा हुआ होता तो हम लाइट सेंसिटिव स्विच को भी ऑपरेट कर सकते थे। ऑलराइट, रीड स्विच जो है वो भी रिले वाला ही एक तरह से काम कर रहा है। इस वार्निंग लैम्प को ऑन करना है, बट हम वार्निंग लैम्प के सर्किट को डायरेक्टली टच नहीं करना चाहते। तो एक ग्लास की ट्यूब है जिसके अराउंड एक कॉइल जो है वो हमने रैप किया हुआ है, और ये जो कॉइल है उसका इस सेल के साथ यहाँ पे कनेक्शन बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे थर्मिस्टर बन रहा है। थर्मिस्टर जो है वो उसका रेजिस्टेंस जब कम होगा तो यहाँ से लार्ज करंट फ्लो करेगा। थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस, अच्छा अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर थर्मिस्टर यूज हो रहा है, बट एलडीआर या कोई भी और सिनेरियो बन सकता है। तो थर्मिस्टर के अंदर जब थर्मिस्टर में से लार्ज करंट कब पास करेगा, जब उसका रेजिस्टेंस कम होगा। थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस कब कम होता है, जब उसमें से जब टेम्परेचर जो है वो हाई होता है, तो यहाँ से लार्ज करंट फ्लो करेगा। कॉइल जो ग्लास ट्यूब के ऊपर रैप हुआ हुआ है, तो कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी, तो ये जो कॉइल के अंदर, ग्लास के अंदर जो ये जो स्ट्रिप्स है ना, स्प्रिंग लाइक स्ट्रिप्स बनी हुई है, ये इनके अंदर इन मैग्नेटिक पोल्स इंड्यूस हो जाएंगे, ऑपोजिट पोल्स इंड्यूस हो गए, ये एक दूसरे से चिपक जाएंगे। जब एक चिपक जाएंगे तो ये जो ऊपर वाला वार्निंग लैंप वाला सर्किट है ना, ये कंप्लीट हो जाएगा इसका पाथ, तो ये वार्निंग लैंप स्विच ऑन हो जाएगा। सो ऑल्सो लाइक रीड स्विच आर आल्सो जस्ट अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ रिलेस। ठीक है, अब आ जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। ठीक है, 1 मिनट के लिए होल्ड करेगा। अगली क्लास मेरी कौन सी है, एएस की क्लास है 7:30 पे। चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को कोशिश करते हैं 10 मिनट में पूरा करने की। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट ये है कि आप जो है काइनेटिक एनर्जी के थ्रू, काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी कि इस मैग्नेट को या इस कॉइल को, और से देखो यहाँ पे कोई सेल या कोई पावर सप्लाई नहीं है आपके पास, बट वी कैन स्टिल मेक अ टाइनी करंट
flow through the coil. How can we make a current flow through this coil if there is no power supply or no cell over here? We can do that by moving the magnet relative to the coil or moving the coil relative to the magnet. तो मैग्नेट को जब मूव करता हूँ तो उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है एसेंशियली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और फिर कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है और फिर कॉइल में करंट फ्लो करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि इसको एक्सप्लेन करने के जो प्रॉपर तरीके हैं वो क्या हैं, उसकी एग्जैक्ट वर्डिंग आपको पता होनी चाहिए। और जो एग्जैक्ट वर्डिंग है वो ये, हाउ एंड व्हाई इज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन यू मूव द मैग्नेट। सो मैग्नेट के अराउंड होती है उसकी मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेट है, ये कॉइल है। मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड ब्लू लाइन से शो हो रही है। जब ये कॉइल मैग्नेट से दूर है तो इसके अंदर कोई मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज नहीं है, यानी कि मैग्नेट का जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कॉइल के अंदर से नहीं पास कर रही। जब कॉइल मैग्नेट के करीब आएगा तो यहाँ से यहाँ मूवमेंट के दौरान, अब यहाँ पे कॉइल मूव कर रहा है या मैग्नेट मूव कर रहा है, मर्जी है आपकी, जो मर्जी मूव कर ले, और ये इस तरह मूव कर ले या इस तरह मूव कर ले, बट द पॉइंट इज दैट ड्यूरिंग दिस मोशन the magnetic flux inside the coil changed। अब ये चेंज ना होने से ज्यादा की तरफ भी जा सकता है, ज्यादा होने से ना होने की तरफ भी जा सकता है। there has to be a change in the magnetic flux passing through the coil। चेंज होना लाजमी है, ज्यादा पास करे कम पास करे एट एनी पर्टिकुलर टाइम वो जरूरी नहीं है। इसका मतलब है कि ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए मैग्नेट या कॉइल का मूव करना होना लाजमी। तो जब कॉइल या मैग्नेट रिलेटिव टू ईच अदर मूव करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल विल चेंज। दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, ये लफ्ज आपने फ्रेज रट लेना, इंड्यूसेस एन ईएमएफ। आप ये भी कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस कॉइल को कट करेंगे, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर आप इस मैग्नेट को जितना फास्ट मूव करें या नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज्यादा बढ़ा दें या मैग्नेट जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग यूज करें, ये सब बातें नोट्स में लिखी हुई हैं। अब मैं जाहिर सी बात है उस सेम ऑर्डर में नहीं पढ़ा रहा जिसमें ओरिजिनली पढ़ाई थी, रिवीजन स्टाइल में। मैग्नेट स्ट्रॉन्ग यूज करें, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड, या फिर मैग्नेट की मूवमेंट को फास्ट करते हैं, तीनों चीजों से ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। एक और चीज जो हम ये लेंथ जाके फैराडेज लॉ से रिलेट होगा, और दूसरी चीज कि मैग्नेट की मूवमेंट जब इस तरफ है तो वोल्टमीटर पे रीडिंग कुछ और आती है, यानी कि उसकी पोलैरिटी कुछ और होती है। मैग्नेट की जब मूवमेंट रिवर्स होती है तो उसकी पोलैरिटी ईएमएफ की यहाँ पे चेंज हो जाती है। इन अदर वर्ड्स, द डायरेक्शन इन विच द करंट इज इंड्यूस्ड, यानी कि करंट, अगर सपोज करो कि अगर मैग्नेट यू मूव कर रहा है और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो फिर जब मैग्नेट यू मूव करेगा तो करंट यूं फ्लो करने लग जाएगा। और अगर आप मैग्नेट को आगे पीछे मूव करेंगे तो यहाँ पे वोल्ट मीटर या एमीटर आपको ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज दिखाएंगे। ये रिलेट होगा जाके लेंज लॉ से, जिसको हम आगे जाके अभी बात करते हैं। और इसकी प्रैक्टिस हमने यहाँ पे डिटेल में की थी। अब इन पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर जाके हम जरा इसको शॉर्ट शॉर्ट सिर्फ इस वाले केस को एक्सप्लेन कर देते हैं कि सपोज करो कि जब मैं मैग्नेट को यूं मूव करता हूँ तो ये कैसे डिसाइड हुआ कि इस कॉइल में यूं करंट फ्लो करेगा। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इसमें से करंट यूं फ्लो करे। हु विल डिसाइड कि जब मैं इस मैग्नेट का ये वाला पोल इस कॉइल की तरफ मूव करता हूं तो इसमें करंट यूं हो जाएगा। ये कैसे डिसाइड हुआ? ये कैसे डिसाइड होता है? ये ऐसे डिसाइड होता है बेटा, अब इस बात को समझ लेते हैं। सीन ये होता है कि जब आपका मैग्नेट या कॉइल रिलेटिव टू ईच अदर मूव करते हैं और इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, फिर करंट इंड्यूस होता है, तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ जो करंट इंड्यूस हो रहा है ना, उसकी डायरेक्शन हमेशा ऐसी बनेगी कि वो जो ओरिजिनल मोशन है जिसकी वजह से करंट इंड्यूस हुआ था वो मोशन अपोज होगा। तो अब द मैग्नेट इज ट्राइंग टू कम क्लोज टू द सोलेनॉइड, सो द सोलेनॉइड्स करंट विल प्रोड्यूस सच अ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि सोलेनॉइड में जब करंट फ्लो करेगा तो सोलेनॉइड भी तो एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा ना। सोलेनॉइड भी तो अपनी तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेगा जब उसमें से करंट फ्लो करेगा, क्योंकि जिस चीज में से भी करंट फ्लो करता है वो एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो जब मैग्नेट सोलेनॉइड के करीब आने की कोशिश करेगा और सोलेनॉइड में ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो सोलेनॉइड एक ऐसी क्या कहते हैं ईएमएफ की डायरेक्शन बनाएगा और करंट की डायरेक्शन बनाएगा कि सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड से ये मैग्नेट का मोशन अपोज हो जाए। तो अब कोई चीज करीब आने की कोशिश कर रही है तो वो अपोज कैसे होगी? मैग्नेट को रिपेल होना पड़ेगा।
मैग्नेट रिपेल कैसे हो सकता है? तभी रिपेल हो सकता है ना अगर यहाँ पे साउथ पोल और यहाँ पे नॉर्थ पोल हो कॉइल का। तो अब उस नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अब लिंक करें पिछले चैप्टर से, जिसमें हमने जाके राइट हैंड ग्रिप रूल पढ़ा था कि अगर यहाँ नॉर्थ पोल और यहाँ साउथ पोल है तो फिर राइट हैंड ग्रिप रूल के मुताबिक इस कॉइल में करंट यूं फ्लो करना चाहिए। और फिर इससे रिलेटेड मैंने आपको 4 और एग्जांपल्स करवाई थी विच ऑब्वियसली यू कैन रिवाइज इन डिटेल। ठीक है, बट ये लेंस लॉ इन एक्शन देख रहे हैं आप। और जब इसी मैग्नेट को आप दूर लेके जाएंगे तो अब इस मैग्नेट को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा सोलेनॉइड, तो करंट की डायरेक्शन आप देख सकते हैं इसके मुकाबले में यहाँ पे रिवर्स हो गई, पोल्स भी यहाँ पे रिवर्स हो गए। फिर अगर आप साउथ पोल को करीब लाने की कोशिश करेंगे, अब इसी एग्जाम्पल को ओरिजिनल एग्जाम्पल से कंपेयर कर लें। अब है तो रिपल्जन, लेकिन साउथ पोल करीब आने की कोशिश करें तो यहाँ पे साउथ पोल बन रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो लाइक लुक एट एवरी एग्जांपल एंड यू शुड बी एबल टू रिलेट देम टू ईच अदर। एक और जो डेमोन्स्ट्रेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वो ये है, जिसमें आप अगेन देख सकते हैं कि एक वायर है जो कि किसी भी पावर सप्लाई से या किसी भी चीज से अटैच्ड नहीं है, जो करंट इसके अंदर कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं है। So then how can a EMF be induced in the wire? How can a current be shown by the meter if there is no power source? So जवाब ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगी। कैसे होगी? जब आप वायर को मूव करेंगे तो वायर के मूव करने से वायर की काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और वायर में करंट फ्लो कर सकता है। ये प्रोसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है। हमने यहाँ पे ये देखा था कि अगर आप इस वायर को ऊपर नीचे यूं मूव करेंगे तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, बाकी वायर को इस तरफ आगे पीछे खींचने से और नॉर्थ और साउथ की तरफ बैक एंड फोर्थ मूव करने से कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। और इसका जवाब ये है कि एक वायर में मैग्नेटिक फील्ड, वायर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस करवाने के लिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वायर को ऐसे मूव करने के वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करें। तो वर्डिंग ये है, ये वर्ड, ये फ्रेज आपने यहाँ पे रट लेना है इसके अंदर भी, और फॉर द जनरेटर एज वेल व्हेन यू रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। तो when the wire cuts the magnetic field lines, this method can only produce small voltages and currents. Depends on how strong your magnetic field is and how much the number of turns in the wire are. अब देखो जो आपका जनरेटर होता है अली, जो पावर प्लांट के अंदर जनरेटर लगा हुआ होता है वो तो ह्यूज अमाउंट्स ऑफ वोल्टेज प्रोड्यूस करता है ना। तो वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर ही काम कर रहा होता है। आपके जितने भी पावर प्लांट्स हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट में जनरेटर लगे हैं, टरबाइन लगे हुए, जनरेटर लगे हुए, वो जनरेटर इसी प्रोसीजर के ऊपर काम कर रहे हैं, इसी कॉन्सेप्ट को यूज कर। ह्यूज अमाउंट्स ऑफ वोल्टेजेस और करंट्स कैसे हैं, इतनी पावर कैसे प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड और जो वहाँ पे कॉइल्स हैं वो बहुत ह्यूज और बड़े बड़े हैं। ठीक है, सो दिस यू कैन जस्ट स्केल इट अप टू गेट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वोल्टेज। जब आप इसको इस तरह लैब में करेंगे तो जाहिर सी बात है छोटे छोटे आपको वोल्टेजेस मिलेंगे ऑब्वियसली। तो जब वायर कट करेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को तो वायर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, वायर के अंदर से करंट फ्लो कर सकता है। वायर को जब डाउनवर्ड मूव करेंगे तो उसकी पोलैरिटी करंट की कुछ और होगी, करंट इस तरफ फ्लो कर रहा होगा या वट। और जब वायर की डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो करंट जो है वो दूसरी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, और वही बात ये लेंस लॉ से ही बात जाके रिलेट होती है, जिसको आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इन दोनों लॉज की वर्डिंग याद कर लेना। ठीक है, फैराडेज और लेंस लॉ की। तो द ईएमएफ इंड्यूस्ड is proportional to the rate of change of magnetic flux linkage, and Lenz law कहता है the direction of the induced current is such that the motion is always opposed by the motion that is inducing the current is always opposed। ठीक है, अब जनरेटर का कॉन्सेप्ट क्या है इसको हमने देखना है, फिर हमने देखना है ट्रांसफार्मर के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो मुझे दो, आप लोग 2 से 5 मिनट में लेक्चर पॉज करके वापस आता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद हम जनरेटर और ट्रांसफार्मर करते हैं। ऑलराइट। ऑलराइट, सबको आवाज आ रही है मेरी? कंटिन्यू करें। तो बेटा हम बात कर रहे थे जनरेटर की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही फिनोमेना यूज करके जनरेटर काम करता है। आपका जो जनरेटर है उसने कैसे काम करना है, आपको इसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा फेमिलियर सिमिलर लगेगा डीसी मोटर से, बट ऑब्वियसली द बिगेस्ट डिफरेंस इज डीसी मोटर ऑलरेडी हैज़ अ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, मतलब उसके पास पावर सप्लाई होती है जिसकी वजह से उसका कॉयल मूव करना स्टार्ट करता है। यहाँ पे इट इज़ द एग्जैक्ट ऑपोजिट, यू मूव द कॉयल योर सेल्फ। ठीक है, समहाउ लाइक इस केस में जस्ट
hold the lever and start to turn it around. And then based on the movement of the coil, a current will start to flow, and EMF will be induced, a current will start to flow, and then you can use that current to power up whatever you want. So तो इस कॉइल को मूव करते हैं, आप सपोज करें इस कॉइल को यूं मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो साइड ए टी है ये अपवर्ड्स मूव करेगी, ये जो साइड बी सी है ये डाउनवर्ड्स मूव करेगी, यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, जो कि आप स्ट्रेट वायर वाले केस में यहाँ से करंट की वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं। ये है लेफ्ट हैंड रूल का एग्जैक्ट ऑपोजिट। सो जब आपको पता है कि आपकी वायर अपवर्ड मूव करेगी और आपको पता है आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो आप करंट की डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। यहाँ पे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो आपको पता लगेगा यहाँ पे करंट यूं फ्लो करेगा, और ये वाली साइड डाउनवर्ड्स मूव करेगी, तो इस पे आप करंट जो है वो यूं निकाल निकाल सकते हैं। तो आपको पता चलेगा करंट आपका ए से डी और फिर सी और फिर बी और फिर यहाँ से करंट, इसको कहते हैं स्लिप रिंग, इसको भी कहते हैं स्लिप रिंग्स। दो स्लिप रिंग्स लगी हुई हैं, ये वाली स्लिप रिंग से होते हुए, ये वाले कार्बन ब्रश से होते हुए करंट ऐसे लोड के अंदर से पास करेगा, और फिर यहाँ से इस कार्बन ब्रश से करंट एंटर होते हुए ये वाली स्लिप रिंग से होते हुए करंट वायर, इसको अवॉइड करते हुए इसके अंदर से जो वायर है वो यहाँ से होते हुए करंट यूं फ्लो करेगा। अब for half rotation of the coil, this is what it will look like. But for the second half of the rotation, यानी कि as the coil goes past the vertical position, यानी कि जब AD vertical position को क्रॉस करके इस तरफ आता है और BC ये वाली vertical position को क्रॉस करके इस तरफ आता है, और सपोज कर लो अब आप आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन देख रहे हैं कि AD इस तरफ आ सकता है, BC इस तरफ आ गया है, तो अब आप करंट की डायरेक्शन नोटिस करें, क्योंकि अब ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है और ये अपवर्ड मूव कर रहा है, तो इसमें जो करंट पहले यूं था अब यूं हो जाएगा, और इसमें करंट पहले यूं था अब यूं हो जाएगा, तो ओवरऑल कॉइल में करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी। लेकिन जब कॉइल में करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती है तो अब यहाँ पे आपको स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे आपको स्लिप रिंग्स लगी हुई हैं और कार्बन ब्रशेस लगे हुए हैं। तो अगर कॉइल में करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती है आफ्टर पासिंग द वर्टिकल पोजिशन एंड आफ्टर गोइंग इनटू द सेकंड हाफ ऑफ द रोटेशन, तो करंट की डायरेक्शन लोड में से भी रिवर्स हो जाएगी। तो अब करंट यहाँ से, याद रखोगे ये जो एडी साइड थी वो ये वाले स्लिप रिंग से कनेक्टेड थी, तो यहाँ से वायर ये नीचे से होती हुई इधर से करंट बाहर निकालेगी, यही करंट जो है फिर यहाँ से वापस जाएगा और यूं कनेक्ट हुआ हुआ था तो इधर चला जाएगा। तो अब ये जो साइड BC थी वो हमारे ये वाले स्लिप रिंग से कनेक्टेड थी, और ये जो साइड AD थी वो ये वाले स्लिप रिंग से कनेक्टेड थी। इसकी जो वायर है वो इसमें नहीं जा रही, वो इसमें जा रही है, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट आपको आउटपुट मिल गया। अब बात ये है कि दोबारा से एक्सप्लेन करें कि यहाँ पे और यहाँ पे करंट इंड्यूस ही कैसे हुआ, तो आप बताएंगे ना, जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूं हैं और वायर अपवर्ड मूव करे तो हम क्या लफ्ज यूज करेंगे, हम वर्डिंग यूज करेंगे ना कि द वायर्स ऑफ द कॉइल, द साइड्स ऑफ द कॉइल आर कटिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस जब कट होती हैं तो यहाँ पे और यहाँ पे EMF इंड्यूस होता है ओवरऑल पूरे कॉइल में, कॉइल के अंदर करंट फ्लो करने लग जाता है, ठीक है। एंड देन बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन, यू कैन आल्सो एक्सप्लेन कि करंट की डायरेक्शन रिवर्स क्यों होती है, स्लिप रिंग्स का क्या पर्पस है और कार्बन ब्रशेस का क्या पर्पस है। भाई पर्पस यही है कि वो जो करंट इंड्यूस हो रहा है उसको लोड तक पहुंचाना और लोड से वापस सर्किट को कंप्लीट करना। यहाँ पे दोनों स्लिप रिंग्स याद रखना कि कॉइल के साथ साथ रोटेट होती हैं, ये जो एक्सल है ना ये पूरा साथ रोटेट करेगा, इसका स्लिप रिंग्स भी साथ साथ रोटेट करेंगे, लेकिन जो कार्बन ब्रश है वो अपनी जगह पर फिक्स्ड रहते हैं। ओके, जैसे जैसे हमारा कॉइल रोटेट करते हैं ना उसकी पोजीशन के हिसाब से EMF का ग्राफ बना हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि जब हमारा कॉइल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होता है तो मैक्सिमम EMF इंड्यूस होता है। यहाँ पे भी कॉइल मैक्स हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट ऑपोजिट में, 1 और 3 एक दूसरे के एग्जैक्ट ऑपोजिट नहीं। यू कैन लुक एट द पोजीशन ऑफ A B C D ओवर हियर। तो जब ABCD थी तो करंट जो है वो A से D से C से B फ्लो कर रहा था, लेकिन जब पोजीशन 3 है तो करंट जो है वो B से C से D से A इस तरह फ्लो कर रहा है, तो करंट की डायरेक्शन वोल्टेज की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। तो ऑल्दो यहाँ पे भी मैक्सिमम EMF है और मैक्सिमम करंट, और यहाँ पे भी मैक्सिमम EMF है और मैक्सिमम करंट है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। जब कॉइल होता है वर्टिकल पोजीशन में तो तब उस मोमेंट पे
वोल्टेज पॉजिटिव से नेगेटिव, या आप कह लो कि करंट की डायरेक्शन उस मोमेंट पे रिवर्स होती है जब कॉइल वर्टिकल पोजीशन पे आता है, और उस एग्जैक्ट मोमेंट पे जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होता है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, पोजीशन 1 एंड पोजीशन 5 आर द सेम, सो यू हैव द एग्जैक्ट सेम आउटपुट। सो जो इसका वोल्टेज का आउटपुट है उसका ये ग्राफ बनाया हुआ है वर्सेस द पोजीशंस ऑफ द स्प्रिंग, और यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख सकते हो कि एक पीरियड या एक पीरियड ऑफ रोटेशन या एक रेवोल्यूशन, एक रोटेशन ऑफ द कॉइल। अब इससे हमें ये पता लगा कि कॉइल जिस टाइम में अपनी रोटेशन कंप्लीट करेगा उतने ही टाइम में ईएमएफ की भी साइकिल पूरी होगी। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप ईएमएफ आउटपुट जो है उसको किस तरह वेरी कर सकते हैं, डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं। पहले तीन मेथड्स जो है ना, अब ओरिजिनल आउटपुट जो है ना वो आपका रेड कलर का है, तो ये वाला आपका ओरिजिनल आउटपुट है। दो साइकिल्स आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं और पीक आपको तकरीबन यहाँ पे नजर आ रही है। अब ओरिजिनल आउटपुट के अंदर हमने चेंजेस क्या किया है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स लगाते हैं, या तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल बढ़ा दें, या तो सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट कर दें कॉइल में, हॉलो कॉइल के अंदर। ऐसे में क्या होगा कि पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल या फ्रीक्वेंसी तो हमने चेंज नहीं की, तो हमारा जो न्यू आउटपुट है उसकी एक तो पीक भी ज्यादा हो गई, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी में या पीरियड में कोई चेंज नहीं आया। तो आउटपुट की पीक ज्यादा ऊपर और नीचे चली गई, बस ये फर्क पड़ा, आउटपुट ज्यादा वोल्टेज मिल। लेकिन जब आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देंगे, जैसे डबल कर देंगे फ्रीक्वेंसी, तो ना सिर्फ पीक ज्यादा ऊपर होगी, पीक आउटपुट भी ज्यादा होगा, बल्कि फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो पीरियड कम हो गया। यानी कि जितनी देर में पहले एक साइकिल कंप्लीट हो रही थी, अब आप देख सकते हैं कि न्यू आउटपुट के अंदर उतनी ही देर में हम दो साइकिल्स कंप्लीट करके दिखा रहे हैं। यानी कि एक तरह से हमने डबल कर दी फ्रीक्वेंसी, या पीरियड को हाफ कर दिया। सो जब आप फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन बढ़ाते हैं, स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ाते हैं, तो उससे आप आउटपुट का पीक भी बढ़ा देते हैं, लेकिन साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाती है। यानी कि आउटपुट का जो वो जो वोल्टेज वाला ग्राफ है उसके अंदर टाइम कम हो जाता है, और कम टाइम के अंदर ज़्यादा रोटेशंस कंप्लीट होती है। ये जनरेटर का एक और डिज़ाइन है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है सिर्फ फर्क ये है कि कॉइल आपका ये रहा, कॉइल मूव नहीं कर रहा, मैग्नेट ये रहा। जब आप इस बाईसाइकिल का व्हील है यहाँ से अटैच, लेकिन किसी भी तरीके से डिस्क को रोटेट करेंगे तो ये मैग्नेट रोटेट करेगा। यानी कि नॉर्थ पोल घूम के साउथ साइड पे आ जाएगा, साउथ वाला पोल जो है वो घूम के पीछे से नॉर्थ वाली साइड पे आ जाएगा, तो ये मैग्नेट रोटेट करेगा। मैग्नेट के रोटेट करने से इसकी जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इस कॉइल में से पास करती है, तो इस कॉइल की मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस, कॉइल के अंदर कॉइल जो है मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस को कट करेगा, तो आप ये बोल सकते हैं यू कैन से देयर इज अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कॉइल। सो कॉइल के टर्मिनल्स के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होता है और फिर करंट इंड्यूस हो सकता है जिसको आप फ्लो करवा सकते हैं। दिस डिजाइन ऑफ द जनरेटर इज मोर प्रैक्टिकल, मोर रोबस्ट कंपेयर टू दैट मूविंग कॉइल वाला डिजाइन, बिकॉज इसमें जो मैग्नेट है वो सॉलिड पार्ट है, सॉलिड पार्ट मूव करे इट्स ऑलवेज बेटर देन द पार्ट दैट इज अ कॉइल और दैट इज मेड आउट ऑफ वायर्स। इसमें आपको स्लिप रिंग्स यूज नहीं करनी पड़ी, फ्रिक्शन नहीं है, हीट प्रोड्यूस नहीं होती, वेयर एंड टेयर नहीं होता, ये सारे फायदे जो हैं वो आपको यहाँ पे लिखे हुए नजर आ जाएंगे। तो इस डिजाइन के हमने फायदे, ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, ज़्यादा रोबस्ट है, टूटे फूटेगा नहीं क्योंकि सॉलिड पार्ट से मूव कर रहे हैं, कार्बन ब्रश और स्लिप रिंग्स यूज नहीं हो रही, फ्रिक्शन नहीं है, तो ओवर हीटिंग नहीं होगी, वेयर एंड टेयर नहीं होगा, एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसफॉर्मर्स। व्हाट आर ट्रांसफॉर्मर्स? ये तो ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर सिर्फ आयरन रिंग एक्सपेरिमेंट है जो कि एक सेल से हमने किया हुआ है, ये तो आप सेपरेटली पढ़ लें। लेकिन स्पेसिफिकली ट्रांसफॉर्मर्स पे जाएं तो ट्रांसफॉर्मर्स कैसे वर्क करते हैं, तो दिस इज द बेसिक डिजाइन ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। You have an alternating voltage supply connected to this coil. This coil is wrapped around the soft iron core, or you can say multiple laminated sheets of the soft iron core. Another coil is wrapped around the soft iron core, and that is connected to the output terminals, या उसके अलावा कोई लोड या कोई बल्ब या स्टेप कोई चीज लगी होगी। तो जो इनपुट सप्लाई से जो हमारा कॉइल कनेक्टेड होता है उसको प्राइमरी कॉइल कहते हैं, और जो आउटपुट से हमारा कॉइल कनेक्टेड होता है उसे सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल को एनपी रेफर करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल को एनएस रेफर करेंगे। वोल्टेज जो प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस होगा जो कि इस पावर सप्लाई की वजह से उसको वीपी कहेंगे, वोल्टेज जो कि आउटपुट के अक्रॉस होगा उसको वीएस कहेंगे, जो करंट इन द प्राइमरी कॉइल फ्लो करेगा उसको आईपी बोल देंगे, और जो करंट इन द सेकेंडरी कॉइल इंड्यूस होगा उसे आईएस कह देंगे। अब पहले बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है, एंड व्हाट डज इट हैव टू डू विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो यहाँ पे तो ऑलरेडी करंट फ्लो करेगा और ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा। क्यों फ्लो करेगा? बिकॉज ये तो पावर सप्लाई से कनेक्टेड है। अब ये बात याद रखिए कि आयरन कोर के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, और एटलीस्ट
इन हमारा डिजाइन का मकसद है कि आयरन कोर में कोई करंट फ्लो ना करे। जो ये वायर्स है ये इंसुलेटेड है, इनके ऊपर इनकी अपनी इंसुलेशन हुई हुई है, तो ये नहीं है करंट यहाँ से फ्लो करेगा। आयरन यूज करते हैं बिकॉज इट हैज अ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, इट रिस्पॉन्ड्स वेल टू द चेंजेस इन मैग्नेटिक फील्ड, राइट। मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज इजीली होता है, इसलिए आयरन यूज कर रहे हैं। लेमिनेट क्यों कर रहे हैं आयरन को, यानी कि इसकी शीट्स क्यों बनी हुई है पतली पतली, क्योंकि वो हम चाहते हैं कि उसमें हीट लॉस कम से कम हो। एक बिग ब्लॉक ऑफ आयरन होगा तो हीट लॉस ज्यादा हो। तो अब बात कर लेते हैं कि प्राइमरी कॉइल में ऑल्टरनेटिंग जब करंट फ्लो करेगा तो उससे क्या होगा। उससे क्या होगा, प्राइमरी कॉइल एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करेगा। अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सारी की सारी इस आयरन कोर में सेटअप हो रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, जो डॉटेड लाइन है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये प्रोड्यूस हो रही है इसकी वजह से। अब इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन में हमने डायरेक्शन क्यों नहीं बनाई, यानी कि इन पे ऐसे करके या ऐसे करके डायरेक्शन क्यों नहीं मार्क की, क्योंकि और इस करंट के ऊपर भी डायरेक्शन नहीं मार्क नहीं की, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। तो कभी करंट यूं होगा उसके मुताबिक हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूं जा रही हो, जब करंट यूं हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो सकता है यूं हो जाए। अब मैं चेक करके नहीं बता रहा रूल से, बट मैं वैसे ही रैंडमली बता रहा हूँ। तो पॉइंट ये है दैट द ऑल्टरनेटिंग करंट will set up a magnetic field in the iron core, but since it's an alternating current, the magnetic field also will be a changing magnetic field, क्योंकि इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज होता होगा। अब ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही है सेकेंडरी कॉइल के अंदर से। सेकेंडरी कॉइल के अंदर तो कोई पावर सप्लाई नहीं है, तो इसको इसके अंदर ईएमएफ कैसे आया, इसके अंदर ईएमएफ हुआ इंड्यूस ड्यू टू अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल। तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो भी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ही होगा, और वो जो वोल्टेज है दैट वुड बी द वोल्टेज अक्रॉस दिस आउटपुट लोड। एंड देन इसके अंदर से अगर ये क्लोज्ड सर्किट है तो इसके अंदर से ऑल्टरनेटिंग करंट भी फ्लो करे, राइट। नाउ what is the purpose of the transformers, like why can't we just connect this coil directly to the output। ये हमने ये पूरी कहानी क्यों की, इसके थ्रू यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस कर पाया फिर यहाँ करंट भेज रहे हैं, ऐसा क्यों। ट्रांसफार्मर का मेन मकसद ये है कि इधर जो वोल्टेज है अगर वो आपको वैल्यू यहाँ नहीं चाहिए, उससे ज्यादा वैल्यू चाहिए, तो आप एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं। और इधर जो वोल्टेज की वैल्यू आपको उससे अगर कम वैल्यू चाहिए यहाँ लोड के अक्रॉस, तो आप एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या फर्क होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी के अंदर कम नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, सेकेंडरी के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स उससे ज्यादा होते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं, सेकेंडरी के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं। यहाँ पे आपका इनपुट वोल्टेज कम होगा, आउटपुट वोल्टेज ज्यादा होगा। यहाँ पे आपका इनपुट वोल्टेज ज्यादा होगा, आउटपुट वोल्टेज कम होगा। एज द नेम सजेस्ट वोल्टेज को अप या डाउन कर रहे हैं। और ये सारी कंडीशंस आपने याद कर लेना। नंबर ऑफ टर्न से हर चीज को रिलेट करना है। नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेज प्रोपोर्शनल होते हैं, तो जैसे जो नंबर ऑफ टर्न्स का हिसाब किताब है वही हिसाब किताब वोल्टेजेस का भी है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, जिस साइड के नंबर ऑफ टर्न्स ग्रेटर है उस साइड का वोल्टेज भी उतना ही गुना ग्रेटर होगा, सेम रेशियो में। लेकिन जिस साइड का नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेज ग्रेटर है उस साइड पे करंट का हिसाब उल्टा होगा। तो जहाँ पे वोल्टेज ज्यादा है वहाँ करंट जो है वो, जहाँ पे वोल्टेज कम है वहाँ करंट ज्यादा है, एंड वाइस वर्सा। Comparing the primary and the secondary coil. Now these are the three equations that you can apply to any of the step up or the step down transformers। नंबर ऑफ टर्न्स का जो रेशियो है प्राइमरी और सेकेंडरी का, उनके वोल्टेज का रेशियो से इक्वेट कर दें। तो अगर आपको एक दो तीन पता है तो ये आप निकाल सकते हैं। इसी तरह ये जो इक्वेशन है ये आपकी तो उससे आई है, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में और जो डीसी सर्किट में आपने पावर की इक्वेशन पढ़ी थी। पावर होती है वोल्टेज इनटू करंट, वी आई। तो प्राइमरी की ये पावर है और सेकेंडरी की ये पावर है, लेकिन मैं इसको इक्वेट क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज इफ आई एम अज्यूमिंग दैट माई ट्रांसफॉर्मर इज आइडियल यानी कि 100% एफिशिएंट, तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि इनपुट पावर और आउटपुट पावर बराबर होगी। इसलिए प्राइमरी का वोल्टेज और करंट और सेकेंडरी का वोल्टेज और करंट हम इक्वेट करके इस तरह ये इक्वेशन बना लेंगे। ये वाली इक्वेशन को साइमल्टेनियस और सब्स्टिट्यूशन करवा के ये फाइनली ये वाली इक्वेशन डिराइव की जा सकती है, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स और करंट का आपने रिलेशनशिप बना दिया। ये इक्वेशन भी आप यूज कर सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ ये दिया हुआ ये दिया हुआ और आपने ये निकालना है। फॉर एग्जांपल दो तीन चीजें पता है, एक अननोन है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पी ऊपर लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे पी डाउनवर्ड लिखा हुआ है। यहाँ पे एस और एस इस तरह क्रॉस में लिखा हुआ है क्योंकि इनका इनवर्स रिलेशन बनेगा यहाँ। ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो याद कर लीजिएगा। पावर प्लांट्स के फौरन बाद जो ट्रांसफार्मर होता है वो स्टेप अप होता है, और जो ग्रिड स्टेशन के बाद जो कंज्यूमर्स को जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्यों यूज करते हैं, यानी कि हमें ट्रांसमिशन लाइंस में हाई वोल्टेज क्यों चाहिए। हाई वोल्टेज हमें इसलिए चाहिए
क्योंकि जब आप यहाँ पे वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं तो करंट स्टेप डाउन हो जाता है, यानी कि करंट की वैल्यू इन वायर्स में ट्रांसमिशन लाइंस में कम हो जाती है। करंट की वैल्यू जब कम होती है तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, जो वायर के अंदर पावर लॉस हो रहा है ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विच आर वेरी लॉन्ग वायर, सो दे हैव अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस। तो जब ये करंट वायर्स के अंदर कम होगा तो वायर्स के अंदर पावर लॉस भी कम होगा। सो ये सवाल जो है बहुत रेपिटेटिव है, इसको आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट, अंडरग्राउंड वर्सेस ओवरहेड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज एक दफा देख के चले आना। दिस इज द एंटायर सेक्शन, ठीक है। होपफुली चीज़ें जो है वो रिवाइज हो गई हैं। मैं इस लेक्चर को अपलोड भी कर दूंगा आज 9-10 बजे तक, यानी कि 1-2 घंटे बाद इसको अपलोड भी कर दूंगा। ठीक है भाई, चले, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।